गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, कोरोना की हम बात डेली करते हैं, उसकी बहुत सी वजूहात है। सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि शायद लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं दी जा रही, जबकि मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे न्यूज़ चैनल्स, तमाम लोग उस वक्त से आपको अवेयरनेस दे रहे हैं जब पहला केस पाकिस्तान में आया था। इवन कि जब चाइना में था ये कोरोना वायरस, तब से आपको बता रहे थे। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि स्टार्ट में काफ़ी कंट्रोल रहा हमारा इनके पेशेंट पे, लेकिन रमज़ान और ईद के बाद जो केसेस है वो ज़्यादा हुए। वो क्यों ज़्यादा हुए? क्योंकि हम सब ने ईद मिलन पार्टीज़ की, क्योंकि हमने ईद की शॉपिंग्स की, हम सब ने गेट टुगेदर की, हम सब लोग मिले एक दूसरे के साथ। इस वजह से ये कोरोना वायरस ज़्यादा हो गया है। अब आप ये देखते हैं कि आए रोज़ आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपके इंस्टाग्राम हो, आपके फेसबुक हो, वहाँ पे मैसेज आता है कि जो भी सेहत याब हुआ है कोरोना का पेशेंट, उनका हमें प्लाज्मा चाहिए। और जो कि बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए उसको ढूंढना। और कुछ लोग डोनेट ही नहीं करे, कुछ लोग नहीं दे रहे प्लाज्मा, जबकि आप जो लोग सेहतयाब हो चुके हैं, घरों में वापस जा चुके हैं, उनको प्लाज्मा देना बड़ा ज़रूरी है। काइंडली आप लोग राब्ता कीजिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की जान भी बच सकेगी। और अब ये कहना भी गलत होगा कि हम कहेंगे जी हमारे यहाँ जो केसेस हैं वो दूसरे जो ममालिक है उनसे कम है। ऐसा बहुत पहले हुआ था, लेकिन अब नहीं है। अब आप देखते हैं कि केसेस रोज़ाना बहुत ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि डेली केसेस जो है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि स्टार्ट में एक तो ये मसला हमें देखने में आया कि टेस्ट ज़्यादा नहीं हो रहे थे और हमें लगा शायद केसेस कम है। केसेस उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थे। WHO के मुताबिक जो बाहर से ममालिक से जो लोग पाकिस्तान में आए उनके थ्रू तो ये जो कोरोना वायरस है वो फैला, लेकिन अब जो कोरोना वायरस के पेशेंट ज़्यादा है वो एक दूसरे से मुंतकिल हो रहे हैं। जैसे आप अगर बाहर गए, अल्लाह ना करे अगर आपको वो जर्म्स थे, आपने किसी चीज़ को टच किया, कोई और शख्स आया उसने टच किया तो उसको मुंतकिल हो गया। अब बाहर से जो लोग आए थे वो तो समझ आ गई, उन्होंने तो ये ट्रांसफ़र किया लोगों में। अब हम खुद कर रहे हैं और अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से हर तरह की अवेयरनेस आपको दी जा रही है। और माशाल्लाह से तमाम लोग बाशऊर है, सबको पता है कि ये वायरस कैसे फैल रहा है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। और इसकी अभी तक वैक्सीन नहीं आई। हाँ, सोशल मीडिया पे आई रोज़ कोई ना कोई वैक्सीन निकल आती है, लोग बता देते हैं कि जी वैक्सीन आ गई है। अभी तक कोई भी WHO की तरफ से जो प्रूव की गई है वो कोई भी वैक्सीन नहीं है। लिहाजा हमें ख्याल रखना है खुद का भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, अपने प्यारों का भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेट से आपको लगे, आपको भी, आपसे भी आपकी मेट को लग सकता है। क्योंकि ये जो एक वायरस है ये रंग नस्ल की तमीज़ किए बगैर लोगों को लग जाता है कि अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, कोई भी शख्स है। ये तो मज़हब पूछ के नहीं किसी को लगता है, ये तो किसी को भी लग सकता है। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने कल पढ़ी जिसमें था कि एहतराम करना जो होता है ना वो तरबियत होता है। आप किसी का एहतराम करते हैं ना वो आपकी तरबियत होती है, कमज़ोरी नहीं होती। लोग समझते हैं अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना कि शायद आप उनसे डर रहे हैं या आपको कोई उनसे लालच है, कोई काम है। जबकि माजरत कर लेना, जो आप किसी से सॉरी करते हैं और दिल से सॉरी करते हैं, वो हुस्न इखलाक है आपका, ना कि वो जिल्लत है। ये दो बड़ी आम चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों में देखते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो लोग समझते हैं कि देखा ये मुझसे डर गया है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं। जबकि वो कोई और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अगर मैं सॉरी करूंगा तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी चार लोगों के दरमियान, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये बहुत आम है, हमारे घरों में भी ये चल रहा होता है कि जी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, होगी चीज़ हो गई, इसको ख़त्म कर दीजिए। जबकि माफ़ी मांग लेना हुस्न इखलाक है और एहतराम करना आपकी तरबियत है, जो आपकी फैमिली को शो करती है। जब आप कहीं गेट टुगेदर में या कहीं भी काम कर रहे हैं या कहीं किसी को मिल रहे हैं, फैमिलीज़ में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, तो जहां आप दूसरों को एहतराम देते हैं, चाहे वो छोटा भी है। एक तो एहतराम का कॉन्सेप्ट ही गलत है हमारे यहाँ। हमें लगता है कि जो हमारे बड़े हैं उनका अदब और एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। लेकिन जो हमारे छोटे हैं ना, उनको भी उनसे भी एहतराम से, इज़्ज़त से पेश आना चाहिए। क्योंकि जब आप इज़्ज़त से पेश आएंगे तो आपके छोटे भी आपको इज़्ज़त देंगे। अब वो जनरेशन नहीं रही कि जिन्हें आप तू तरा से बात करेंगे और वो आपको इज़्ज़त देंगे। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, आप इज़्ज़त देंगे तो लोग आपको इज्जत देते हैं। खैर, इन चीज़ों के बारे में भी आज हम बात करेंगे जनाब। आज हम मेकअप के बारे में बात करेंगे क्योंकि ख़वातीन घरों में मौजूद हैं, सैलून्स बहुत कम जा रही हैं, तो क्या सूरत हाल है। बड़े इस पे मैंने सोशल मीडिया पे लतीफ़े भी देखे हैं कि अब सैलून ओपन कर देने चाहिए, ख़वातीन को सैलून्स में जाना चाहिए। ठीक है, किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है जनाब। घर में रह के लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत हो रही हैं क्योंकि वो देसी टोटके बड़े इस्तेमाल कर रही हैं आजकल। तो खैर, इस बारे में आज हम बात करेंगे कि आई लैशेज़ जो है, एक्सटेंशन, हमने सुना है कि आई लैशेज़ आपकी बड़ी खूबसूरत हो जाती है।
कमाल है वैसे कि अगर आईलैशेस आपकी कम है तो एक्सटेंशन लगवा लीजिए और आपकी आईलैशेस बड़ी अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, इस बारे में भी बात करेंगे कि जनाब क्या एक्सटेंशन लगा लेने से आपकी जो ओरिजिनल हेयर है, जो आईलैशेस हैं, क्या वो खत्म हो जाती है या नहीं हो जाती? इसकी फिलिंग कैसी होती है? इसका तरीका क्या है? क्या अगर किसी एक्सपर्ट से आप नहीं लगवा रहे तो क्या आपकी आंख को नुकसान पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता? इस बारे में भी बात करेंगे। ब्यूटी ब्लॉगिंग आजकल फिट है माशाल्लाह से, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं हमारे ब्लॉगर्स, इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे तो सोशल वर्क भी कर रहे हैं हमारे ब्लॉगर्स, किस तरह से कर रहे हैं, कौन कौन सी एनजीओज हैं जिनके साथ ये मुंसलिक है, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इन तमाम चीज़ों के साथ जब बात करेंगे तो फिर हमारे एक ज़बरदस्त से सिंगर अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में हमें गाने भी सुनाएंगे, अपने सिंगिंग करियर के बारे में भी बताएंगे, किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से लॉकडाउन में उनका काम चल रहा है। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जी मेरी बड़ी प्यारी मेहमान है जी, सोशल वर्कर है और ब्यूटी ब्लॉगर भी हैं, साइमा एजाज। खुशामदीद साइमा, कैसी हैं आप? सो वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक है। कैसे चल रहा है लॉकडाउन, जो कि खत्म भी हो गया लेकिन स्टिल चल रहा है साथ साथ? आज काफी दिनों बाद जब मैं बाहर निकली तो आज वो वाला लॉकडाउन नहीं था जो कुछ अरसे पहले था, आज लग ही नहीं रहा था। इवन के संडे को भी नहीं था, हालांकि संडे वाले दिन टोटल चीजें बंद होनी चाहिए थी। कल मैंने भी देखा काफी रश लोगों का नजर आया बहुत ज्यादा, और लोग जो हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। हालांकि जैसे जैसे वो रेशो बढ़ती जा रही है पेशेंट्स की और केसेस की, लेकिन लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। बिल्कुल, इस बारे में भी बात करेंगे कि क्यों सीरियस नहीं ले रहे, क्या वजह है। और इनके साथ हमारे बड़े जबरदस्त सिंगर आज मौजूद है हमारे साथ, क्योंकि उनकी बातें इतनी मजे की होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे जुगते मार रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी फिट जुगते होती हैं ना कि आप ना चाहते हुए भी हंस रहे होते हैं। वो क्यों जुगते मार रहे हैं, हालांकि वो इतनी जबरदस्त सिंगर है। उनका क्या लिंक है जुगतों से? क्या वो इस एरिया से है जो बड़ा फेमस एरिया है जहाँ पे कहते हैं कि जी हर जो बंदा ना वो जुगते मार रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि जुगते नहीं, हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन है, हम नॉर्मल बात ऐसे करते हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का, बड़े जबरदस्त सिंगर भी है माशाल्लाह से, बहुत कम टाइम में उन्होंने अपना नाम पैदा किया, बड़ी मेहनत की माशाल्लाह से, और अभी भी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से अपना नाम बनाया। मैं वेलकम करना चाहूंगी शुजा एहसान का। खुशामदीद शुजा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ी अच्छी, आप भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें करती हैं। लेकिन शुजा, इससे पहले कि आप मुझे कोई बहुत अच्छी बात कर दें, मैं अपने एक और मेहमान को मिलवाना चाहूंगी। हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी ब्यूटिशियन है जी, एक्सपर्ट है आईलैशेस एक्सटेंशन लगाने में, और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम शुरू किया। उनके जो कस्टमर है माशाल्लाह से बड़े मुतमईन नजर आते हैं क्योंकि उनका काम बड़ा ज़बरदस्त। मैं वेलकम करना चाहूंगी जी, हमारे साथ है जी फराह जाफर। खुशामदीद फराह, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। फराह, मेरा ख्याल है आप ही से बात शुरू करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान सैलून्स वालों को हुआ इस लॉकडाउन में। तो क्या सूरत हाल है जब दोबारा कम बैक किया आप लोगों ने? काफी रिस्क था इसमें जी, सेफ्टी की है बहुत ज्यादा, सैनिटाइजर का यूज किया है, इसके बाद मास्क और गाउन हर चीज किट का अरेंज किया। मैं तो इस हक में नहीं थी कि अभी सैलून ओपन होता। अच्छा, आप इस हक में नहीं है? देखिए, लाइफ है तो सब कुछ है। जिंदा रहेंगे तो काम करेंगे ना, जब जिंदा नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? लेकिन बहुत से सैलून्स वाले खुश नजर आए, बल्कि जब पहली बार अनाउंस किया गया, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, सबके स्टेटस मैंने देखे कि वो ज्यादा खुश थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि ज्यादा रिस्की है सैलून में? बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें, क्योंकि हम लोगों ने ऑफ कोर्स ग्लव्स हम लोगों ने वेयर किए हुए होते हैं, लेकिन अपने स्किन को टच करना होता है। बिल्कुल ठीक है, और हमें नहीं पता कि जो आपके सामने क्लाइंट बैठी हुई है उनको कोई डिसीज है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें काफी ज्यादा रिस्क बहुत ज्यादा है। अच्छा, इससे पहले जब कोरोना नहीं था तो भी बहुत ज्यादा, साइमा भी एग्री करेगी, जो सैलून्स वाले थे उनसे ज्यादा लोगों को बीमारियां ट्रांसफर हो रही थी कुछ सैलून्स में, क्योंकि वो ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हैंड सैनिटाइज नहीं कर रहे थे, उनकी बहुत सी चीजें जो स्पंज यूज नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली, उनकी वजह से भी हाँ बिल्कुल हो रहा था। तो अब तो जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। तो कैसे चल रहा है, कैसे आपने स्टार्ट कर लिया हुआ अपना? जी, नहीं स्टार्ट किया था, लेकिन इन दिनों पे थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि ईद पे ज्यादा काम था। ईद से कुछ दिन पहले हम लोगों ने, जैसे उन्होंने हमें अनाउंस किया, नोटिफिकेशन आया कि आप ओपन कर सकते हैं, हम लोगों ने किया, लेकिन ईद के बाद फिर दोबारा क्लोज। तो फराह, ईद पे वो वाला रश देखने को मिला जो पहले हुआ करता था? वो रश नहीं था, वो क्राउड नहीं था। बाकायदा इसमें बहुत सारे हम लोगों को रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हम लोगों को देखना पड़ा, किस तरीके से काम किया जाए कि इतना ज्यादा क्लाउड ना हो कि। तो फराह चांद रात को डरे डरे फिर रही थी अपने सैलून में
कि कहीं भाई मुझे ना लग जाए किसी से? हर कोई डरा हुआ था, हर कोई डरा हुआ था। लेकिन हम लोगों ने क्लोरीन का और सैनिटाइजर का हर चीज का बहुत एहतियात से जो है ना काम किया। ठीक होगा। साइमा से पूछेंगे। साइमा, माशाल्लाह से सोशल वर्कर तो हर वक्त एक्टिव होता है और इस सिचुएशन में जब भी कोई कुदरती आफात आए, जलजिला आए, सैलाब आए, कोई भी ऐसा मसला हो, डेंगू हो या कोरोना हो, तो आप लोग तो माशाल्लाह से एक्टिव नजर आते हो, काम करते हो। तो क्या जिम्मेदारियां थी इस लॉकडाउन में? सबसे पहले तो जो जिम्मेदारी स्टार्ट हुई वो यहाँ से स्टार्ट हुई कि वैसे जब हम लोग नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे होते तो हमें पता होता है कि अच्छा यार ये जरूरतमंद है, ये ऐसे है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन आई वो आप ये मतलब बहुत मुश्किल से फिगर आउट किया आपने कि अच्छा ये कोई वाइट कॉलर भी इस वक्त जरूरतमंद है। और इसके अलावा ऐसे लोग जैसे मैंने आप से जिक्र किया था कि हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिनका काम ही अगर आवाम होगी सड़कों पे तो उनका काम चलेगा, राइट? तो हमने उनको फिगर आउट किया कि नहीं यार ये वो कम्युनिटी है जिसके साथ तो शायद लोग बात करना भी पसंद नहीं करते, राइट? तो उनकी हेल्प की जाए जिन तक कोई असेस नहीं करता। तो हम लोगों ने वो 48 फैमिलीज जो हैं उनको फिगर आउट किया जिनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। फिर इसके अलावा ये फिगर आउट किया कि कौन सी ऐसी वाइट कॉलर फैमिलीज हैं जो हमारे अपने ही इर्द गिर्द हैं, और हमने उस डाटा को जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजली और बहुत ज्यादा एहतियात से कलेक्ट किया कि किसी का नाम डिस्क्लोज ना हो, ठीक है? तो ये बहुत सी जिम्मेदारी थी और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी वो ये थी कि डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा साइमा, आपने ट्रांसजेंडर का जिक्र किया जो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, आप चाहे उसको माने या ना माने, वो हमारी खुशी गमी में हमारे साथ होते हैं। आप देखते हैं कि हमारी खुशियाँ उनके बगैर पूरी नहीं होती। मुझे एक कुछ उनके मैंने स्टेटमेंट सुनी ट्रांसजेंडर के जो हेड होते हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग तो अभी आइसोलेशन में है ना, हम तो कई सालों से आइसोलेशन में है, हम एक रूम में तो बहुत अरसे से बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, हमने ये चीजें बहुत पहले से बेयर कर रहे थे, आप लोग तो अब बेयर कर रहे हो। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वाकई हमने कभी इन लोगों पे फोकस नहीं किया। हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज बना ली इन पे कि हाँ जी ये ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं की। एग्जैक्टली। और ये लॉकडाउन की वजह से ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी इसके ऊपर मैंने बकायदा स्टडी की कि इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है? तो ये तो बाय डिफॉल्ट है ना, तो इसके ऊपर मैंने स्टडी की। फिर मेरी जो सबसे ज्यादा फोकस रहा वो इन्हीं पे रहा, इस थ्रू आउट लॉकडाउन जो है वो इन्हीं पे रहा। अच्छा, इनमें भी दो कम्युनिटीज हैं, एक वो है जो अल्लाह की तरफ से है, एक वो है जो सिर्फ मांगने के लिए सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, जिन्होंने इसको अपना एक काम प्रोफेशन बनाया हुआ है, पेशा बनाया हुआ है। अब इनमें भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है कि डिजर्विंग कौन है। आप इस चीज को यकीन नहीं करेंगी कि इनकी पूरी हायरार्की होती है। अच्छा, ठीक है? मतलब जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना मैनेजर, फिर उसके ऊपर जनरल मैनेजर, यू कांट इवन इमेजिन। और इसको बहुत मुश्किल है इसको फिगर आउट करना कि अच्छा ये ऑथेंटिक है या नहीं है। सही। और उसके बाद अगर एक दफा आप मतलब उनके साथ कमिटमेंट कर लेते हैं तो आपको जरूरत नहीं है याद करने की कि अच्छा हमने उन तक असेस करनी है, वो खुद ही आपको असेस कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ है इवन के हम जितने भी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ ऐसा हुआ है कि सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग जो कि मुस्तहिक नहीं थे वो हक ले गए, और बहुत से ऐसे लोग तो हमने बहुत टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेटाबेस इस तरह का बन चुका है कि हमने उसको अच्छी तरह फिगर आउट कर लिया है कि कौन से लोग जिन्हें हमें हेल्प करनी है और कौन से अच्छा, ये बड़ा मुश्किल वक्त रहा। वैसे तो पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल वक्त था, कोरोना की वजह से लोगों के कारोबार बंद हो गए थे, बहुत जिनके अच्छे कारोबार चल रहे थे ना वो भी बंद हो गए, और ये लोग आके आप कभी भी हाथ नहीं फैलाएंगे, कभी भी लाइन में लग के राशन नहीं लेंगे। जो मांगने वाले थे वो और आगे आ गए और जो बेचारे मुस्तहिक थे वो रह गए। ये बड़ा एक अफसोसनाक हमें सूरत हाल बेर करनी पड़ी। शुजा, लॉकडाउन में क्या किया? ऑनलाइन तो कॉन्सर्ट करने से रहे, अब बहुत से काम तो ऑनलाइन हो रहे थे, लेकिन आप लोगों का ऑनलाइन काम नहीं चल सका। ऑनलाइन असल में कम था काम। हमारे एक दो गेट टुगेदर्स मैंने किए, एक जो होती है लोग अपने घरों में बुला के सुनते हैं। अच्छा। वो भी बहुत ज्यादा डरते हुए मुश्किल था बहुत ज्यादा। वहाँ पे हम खुद भी डरते थे, इसमें हमें हमारे मीडिया ने हमें डरा बहुत दिया। कोई दाद देने आए तो आप कहीं जी नहीं उधर ही रख देते, हाँ, नहीं चाहिए। तब तो 5,000 भी जो दे रहा है तो वो भी बुरा लग रहा था, यार क्यों आ रहे हैं बैठ जाओ। हाँ, तो फिर खैर फिर भी रिस्क है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ग्लव्स पहन के वो दांत ले रहा था? नहीं। अच्छा, वो वैसे ले रहा था। इवन के मैं मास्क पहन के गा रहा था, पहले गाने के बाद मैंने खुद ही उतार दिया कि यार ये क्या मैं गा रहा हूँ। मेरा लगता है मुझे आधा गाना अंदर ही रह गया। तो इस वजह से खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा गुजर गया।
जब हम बहुत ज्यादा काम में बिजी होते हैं तब भी अल्लाह ही हमें बिजी रखता है। और अगर ये सिचुएशन आई है तो हमें जरा साबित मजबूत रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ये शायद अल्लाह हमें थोड़ा हमारा इम्तिहान ले रहा है अपने बंदों का, कि मैं देखूं तो सही कि मेरा बंदा कितना मुझे याद करता है, कितना मुझ पे यकीन रखता है। राजी का अल्लाह उसने रिस्क देना ही देना है। हम लोग इंसान है, नेचर है हमारी कि हम परेशान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा काम हम लोगों का इफेक्ट हुआ है शोबिस का, हमारे कॉन्सर्ट्स बुक हुए, हमारे बंद हो गए। बिल्कुल। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी गुड। हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, जो हम पहले खाते थे वही खा रहे थे, कपड़े शॉपिंग वगैरह हर चीज चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मोहताजी नहीं अल्लाह देता कभी भी, लॉकडाउन हो या शॉकडाउन हो। हाँ बिल्कुल, क्या बात। अच्छा शुजा, आपने देखा होगा माशाल्लाह से साइमा और फरा भी एग्री करेंगे मेरी बात से कि अल्लाह का शुक्र है हमारी जो कौम है ना ऐसी सिचुएशन में एक हो जाती है। बहुत से लोगों ने डोनेट किया अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी के घर में राशन पहुंचा है। बहुत से कोई एक आध होगा शायद वो रह गया हो, वरना पूरी कोशिश की है हमारी एनजीओज ने, हमारे सोशल वर्कर्स ने, हमारे मुखैर हजरात ने माशाल्लाह से लोगों के घरों तक पहुंचाया। यहाँ पे थोड़ी सी जो गलती हुई है वो हमारे लोगों की तरफ से हुई है कि उन्होंने दूसरों का हक भी ले लिया। फिर आपने देखा कि राशन बिकता नजर आया, फिर राशन की वो वैल्यू नहीं रही क्योंकि हर तरफ राशन हो गया था। तो ये चीजें हैं जिसमें आप लोगों ने खुद एक दूसरे को हेल्प करनी है। मतलब अब गवर्नमेंट आके तो नहीं बता सकती ना कि ये डिजर्विंग है, ये नहीं। गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया जहां तक पॉसिबल था, क्योंकि हम ऑलरेडी बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। तो साइमन जैसे ट्रांसजेंडर की बात करी थी, तो फरा जी आपके साथ आपकी भी काफी माशाल्लाह से टीम काम कर रही है। जी बिल्कुल, जाहिर एक टीम की वजह से एक सैलून चल रहा होता है ना। तो आपने जब बंद किया तो क्या कुछ लोग फायर किए, निकाले कुछ लोग या नहीं? बिल्कुल नहीं। इवन जो हमारे मेड सर्वेंट्स, हमारे इवन घर के जो मेड थे और वो मेड जो हमारे पास रहते थे उनको भी बिल्कुल फायर नहीं किया। हाँ ये है कि उनको लीव दे दिया। अच्छा, छुट्टी दे दी कि आप लोग घर में रहें, रेस्ट करें, और उनको उनकी प्रॉपर सैलरीज और जो कुछ था और उनके लिए जो फेवर एज इट इज हम लोग जो आप दे सकते थे। जबरदस्त। क्योंकि फिर आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने फायर किया, जबकि मुझे ये लगता था हर अल्लाह ताला नियतों को जानता है ना, कि अल्लाह बेहतर जानता है कि किसका दिया ज्यादा काम आ गया। हम किसी को जज नहीं कर सकते कि वही फलां ने दिया तो वो पता नहीं। ये टाइम था अपने जो सर्वर्स या अपने जो आपके पास वर्कर्स हैं आपके। इवन देन मैं एक छोटा आर्टिस्ट हूँ अभी, मैंने अपने बैंड को गाने में बहुत बड़ा है वैसे, हाइट और देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है। गाना बहुत बड़ा गाते हैं। लाइक मैंने अपनी पूरी टीम को, मेरे मैनेजर से लेके जो मेरे साथ जाता है, जो पैसे उठाने वाले 3-4 लड़के, हाँ जो भी टीम आपके साथ, सारों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परेशान नहीं होने दिया सब, क्योंकि ये अल्लाह की जात मदद करती है। बंदा कुछ सिर्फ ये है कि आप जरा खुले दिल से आओ, खुले दिल से आओ सही। और ये लोग बहुत छोटे दिल के हैं जो अपनी 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं और अपने 10,000 वाले सर्वेंट को फायर कर देते। बड़ी बात की आपने शुजा। ऐसे हमने देखा बहुत से एम्प्लॉइज को फायर किया गया सिर्फ इस वजह से कि कोरोना है, और उन्हीं लोगों को हमने देखा सड़क पे खड़े होकर डोनेशन देते। भाई आप डोनेट तो करें, मैं वो जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, लेकिन वही अगर आप अपने जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो आपके मतहत हैं, जो काम कर रहे हैं ना, आप उनको दे दो तो अल्लाह नीयतों को जानता है और वो आपको डबल अजर देता है। क्योंकि अल्लाह को भी तो पता है ना कि आपका कारोबार नहीं चल रहा, तो आप फिर भी वो दे रहे हो तो वो डोनेशन की उस जुमरे में ही आ जाता है। तो मुझे फरा की बात अच्छी लगी कि उन्होंने उन लोगों को फायर नहीं किया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखें मे बी कि उनके घर का सारा सिस्टम हम लोगों के ऊपर चल रहा है। एग्जैक्टली ऐसा है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, उससे कमी नहीं आती, कभी कमी नहीं आती। 15 to 16 हैं जो मेरी टीम वर्कर्स हैं, और माशाल्लाह जैसे मैंने उनको ईद पे बुलाया, और कंप्लीट टीम भी मैं नहीं बुला सकी थी, कुछ लोगों को मैंने बुलाया, और जो लोग नहीं आ सके उनके घर में जो एज इट इज मैं कर सकती थी उनके लिए फेवर वो मैंने की। क्या बात है। ठीक है, मैं ये चीज नहीं कि मैं चैनल पे बैठी हूँ तो मैं इस चीज को उनके लिए कोई इंसल्टिंग हो, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि मैं ये कहूँगी कि अपने वर्कर्स के लिए, या कुछ लोग ऐसे जो आपके मातहत भी नहीं है, तो आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो कर बिल्कुल जरूर कीजिए। लेकिन उससे पहले आप देखिए जो आपके साथ मुंसलिक लोग हैं ना, उनको हेल्प कीजिए, क्योंकि हर बंदा अगर ये करना शुरू कर देगा तो मेरे ख्याल है बड़ी आसानी से हम लोग इस पे काबू पा लेंगे। हम क्या करते हैं कि हम फोटो शूट के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं कि स्टेटस लगाना है, हमने अपनी मेन चीज में यहाँ इस प्रोग्राम में डिस्कस जरूर करूंगी कि अगर आप लोग कुछ करते हैं तो ऐसे ना करें कि वो उस चीज को उठा के अपने घर भी ना ले जा सके। ओहो, ठीक है।
तो ये बहुत ज्यादा साइमा भी कुछ कहना चाह रही है इस पे। ये बात ये है कि इन्होंने पॉइंट बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन आजकल जो दौर है ना वो इस तरह से मैंने भी किया है, लेकिन फोटोशूट किसी इंसान की नहीं की। मतलब मेरे पास किसी एक भी पर्सन की पिक्चर नहीं है जिसको हमने किया। हाँ बिल्कुल भी नहीं है, रिकॉर्ड के लिए भी नहीं रखी मैंने अपने पास। बहुत से लोग रिकॉर्ड के लिए रखते हैं फिर ब्लर करके लगा देते, मैंने तो रिकॉर्ड के लिए भी नहीं रखी। और उसको जो है हमने पिक्चर्स ली हैं, राशन खरीदते वक्त की पिक्चर्स ली हैं, राशन जब पैक करे थे उसकी पिक्चर्स ली हैं। उसकी रीजन क्या है कि आप एक एनजीओ के साथ मुंसलिक हैं, आपने उनको, अगर आप जो लोग आपको डोनेट कर रहे हैं जो मुंसलिक है आपके साथ लोग, आपने उनको भी तो हिसाब देना कि भाई आपकी चीजें हम लोग डोनेट कर रहे हैं। सेटिस्फेक्शन हो जाती है उन्हें भी कि हाँ यार जो हमने दिया है वो सही जगह पे लग पहुंच गया है। बिल्कुल ऐसा है। शुजा भी कुछ कहना चाह रहे, बहुत से फोटोशूट्स नजर आए, लेकिन मैं हैप्पी हूँ सोशल मीडिया के बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज बड़ा जबरदस्त इन लोगों को किया और काफी वो लोग असल में देखे ना कितने छोटे ज़हन के मालिक हैं कि एक 500 रुपए का जो वो एक थैला है वो देने वक्त 4 लोग खड़े हैं और एक बहुत गरीब सा बंदा शर्मिंदा झुकाई खड़ा है। और इनको ये सोचना चाहिए कि ये दुनिया गोल है। आप हमेशा किसी न किसी पे वक्त आ जाता है और अल्लाह की ज़ात तो, और वो तो फैसला इस तरह का आपको 1 मिनट में गिरा सकती है। तो अगर आप इस तरह की थिंकिंग रखते हैं ना तो अगले बोर्ड पे आप उधर खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। और शुजा आपको पता है कि मैंने एक पिक्चर देखी थी वल आलम के, वो मजाक के तौर पे थी या क्या था, एक बुजुर्ग खड़े हुए थे और एक शख्स उनको एक साबुन डोनेट कर रहे हैं, साबुन दे रहे हैं हैंड वॉश करने के लिए ना, और उस पर पिक्चर्स बन रही हैं और वो लगी हुई थी फेसबुक पे, वे शायद मेरे पास पड़ी भी हों। तो मुझे बड़ा था, पहले लोग नीचे मजाक भी बना रहे थे कि शायद ये फनी है, लेकिन जैसे वो बुजुर्ग खड़े हुए थे तो मुझे लगा नहीं कि मरे होते हैं, फिर वो शर्म से मर जाते हैं। बहुत बड़ी बात की आपने। और ये सफेद पोश इंसान जो है इस सारे एक जो है ना सारे सीन में सफेद पोश इंसान मरा है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। उसको अपनी इज्जत प्यारी है, अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की इज्जत प्यारी है, अपने बड़ों की इज्जत प्यारी है। उसको जॉब से भी फारिग कर दिया गया है, फिर वो अल्लाह के आसरे बैठा रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, राशन का पूरा एक बना के वो दरवाजों पे रख के नॉक करके तो गायब हो गए, उनको एप्रिशिएट गायब हो गए। और वो बंदे नहीं आए, वो अल्लाह आया मदद करने, क्योंकि अल्लाह तो सबका राज़िक है ना, उसको पता है मैंने किस बंदे को किस तरह देना है। बिल्कुल। और इसका बड़ा खूबसूरत तरीका है कि आप जब किसी के घर जाते हैं ना, हम जब भी जाते हैं, फरा हो, साइमा हो या शुजा, तो हमारी आदत है ना, हम बीइंग अ मुस्लिम और जो हमारा कल्चर है, हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं ना, केक ले गए, बिस्किट्स ले गए, तो भाई आप उनके बच्चों को पैसे दे देना कि ये मैं आपके लिए लेके आऊँ गिफ्ट के तौर पर, तो आप इसको रख लीजिए। तो तरीकाकार होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने मुंह से बोले कि भाई मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ या मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ या मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ या सदका दे रहा हूँ, वो आपकी नीयत। ये मुझे एक इस्लामिक स्कॉलर हमारे शो में आए थे, उन्होंने बताया, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि भाई अल्लाह को तो पता है ना कि आप किस नीयत से दे रहे हैं, तो आप उसको ईदी के तौर पे, तोहफे के तौर पे, बच्चों के लिए कि भाई हम कुछ लेके नहीं आए, चलो बच्चे इसे ले, तो आप हेल्प इस तरह से कर सकते हैं। जब आप इस तरह से हेल्प करते हैं ना, फिर अल्लाह ताला नवाज़ता, और अल्लाह का वादा है, आप अल्लाह से तजारत करके देखिए, आपको इतना नफा होगा कि आपको समझ ही नहीं आई, और नुकसान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप तजारत ही अल्लाह से। और ये एक और यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है कि जब आप किसी की मदद करते हो, उसकी आंखों में आंखें ना मिलाओ, उसकी नजर से नजर ना मिलाओ, ताकि उसकी झुकी हुई नजर आपके दिल में गरूर ना पैदा करे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो गरूर नहीं, इसमें आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह आपको इस काबिल बना रहा है। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह आपने मुझे इस काबिल बनाया, मैं आपके बंदों की मदद कर रहा हूँ, मैं इस तरह नहीं कर रहा, मैं इस तरह कर रहा हूँ। और ये बहुत मुश्किल बात है कि आजकल के दौर में देने वाला होना चाहिए इंसान को, और सिर्फ ये कि अपनी थिंकिंग पॉजिटिव आप रखें, अपनी सारी सोच, तो अल्लाह खुद ही मदद करता है। माशाल्लाह से मुझे इतनी खुशी हो रही है शुजा की ये बातें सुन के। हमारे यंगस्टर हैं माशाल्लाह से, और आजकल हम कहते हैं हमारी जनरेशन पता नहीं कहाँ जा रही है। देखिए ये है हमारी जनरेशन, ये हमारे यंग लोग हैं जो दूसरों को हेल्प करें, जिनके दिल में एहसास है, और ये सारी तरबियत आपको मिलती है आपके घर से। या मेरे सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आपके घर। मेरे पापा समझाते रहते हैं, टीचर है ना, तो मुझे बहुत गाइड, और उनमें साइमा का भी शुमार है, शी इज आल्सो यंग लेडी और माशाल्लाह से करी, और फराह दूसरों के लिए एक एग्जांपल है जो सैलून्स पे काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि भाई जो अपनी टीम के साथ मुंसलिक हैं, चाहे मैं हूँ, साइमा है, तो अगर आपको पता होता है
आपके मोहल्ले में कौन डिजर्विंग, आपको पता होता है कि आपकी फैमिली में कोई डिजर्व, हर फैमिली में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है जिसको हेल्प की जरूरत होती है। वो अलग बात है कि वो कभी आपसे नहीं कहेगा, तो आप अच्छी तरीके से कर दीजिए, बजाय कि आप यहाँ से उठ के फैसलाबाद जाएं किसी को हेल्प करने के लिए। क्यों शुजा, वहां शुजा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आप लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों को ही करें। फरा वो रश तो नजर नहीं आया, लॉस काफी ज्यादा हुआ, हर किसी को हुआ। एसओपीज जैसे आप कह रही हैं कि आप लोग अमल कर रहे हैं, जो आने वाले लोग हैं वो एहतियात कर रहे हैं? कुछ लोग एहतियात करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ सिस्टम ऐसा किया हुआ था कि जैसे ही गेट से अंदर कोई आ रहा है स्प्रे कर रहे थे, उनको ग्लव्स वेयर कर रहे थे, फिर उसके बाद उनको कैप दे रहे थे, गाउन वेयर कर रहे थे, और फिर वो रूम में अंदर एंटर होते थे। ओहो, बड़ा मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है, लेकिन ये कि सेफ्टी जरूरी थी, सेफ्टी बहुत जरूरी थी। तो आपने देखा होगा फरा, बहुत से लोग अभी भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि कोरोना वायरस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, आपने देखे ऐसे लोग, आप उनकी बातें सुनी आपने कि पता है हमारी जो मेंटेलिटी है ना, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये कहूँ हाँ, पढ़े लिखे जाहिल भी इसमें लोग में हैं, हर चीज को देख के समझ के और फिर आंखें बंद कर देना। क्योंकि मैं कल ही एक सहाफी किसी का इंटरव्यू कर रहे थे कि आपको पता है कोरोना है, कुछ परसेंटेज ले रहे थे, तो वो भाई कहते हैं कि कहाँ है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। आई वाज शॉक्ड कि भाई इतने लोग हॉस्पिटल्स में, माजरत के साथ, इतने हमारे प्यारे हॉस्पिटल्स में, इतनी फैमिली मुश्किल वक्त में गुजर रही है। आप देखें तो सही उनकी तकलीफें, आप कभी सुने तो सही कि वो किस सिचुएशन में है, तो आप इतना नॉन सीरियस बिहेव कैसे कर सकते हैं? मेरी हंसी निकल गई और फिर मुझे अफसोस हुआ कि तो कहाँ है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। भाई आपको क्या पता कि ये कितना खतरनाक है। साइबर ट्रांसजेंडर के साथ उनको आप लोगों ने राशन डोनेट किया उनके घर को रन करने के लिए। एक घर में, एक फैमिली में कितने लोग आपको मिले? क्योंकि वो उनकी फैमिली होती है ना जिनके साथ वो रह रहे होते हैं। बेसिकली आप ये समझेंगे एक रूम में 4 to 5 लोग। हाँ, और वो रूम भी कोई बहुत बड़ा रूम नहीं, छोटा सा रूम, छोटा सा। और हम लोगों ने इंसिस्ट किया था कि हम लोग खुद वहां जाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि देख सके। क्योंकि डोनेशन और किसी की इस तरह से हेल्प करने से भी ज्यादा एक बड़ी चीज होती है किसी की दिलजोई करना। तो बेसिकली उनसे किसी की सुन लेना भी उसकी दिलजोई होती है ना, मतलब वो किससे कहें, वो आपस में कह के तो मतलब सबका सेम रीजन है। तो ये होता है कि कोई आपकी सुन ले इत्मीनान से जो कुछ आप कहना चाहते हैं। तो हमने ये इंसिस्ट किया था कि हम लोग मतलब उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं, एंड ऑफ रिकॉर्ड, मतलब उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, हमारे पास कोई उसकी पिक्चर्स नहीं है, ठीक है, हमने कैमरा उनके सामने खोला भी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। और 3 से 4 लोग एक एक रूम में थे और साथ कंजेशन रूम थे एक दूसरे के साथ। और मैंने एक वहाँ पे थी मतलब मैं उनका नेम नहीं लूंगी, लेकिन उनकी ना आंखों में आंसू थे उस वक्त, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। और जो बात इन्होंने कही कि नजरें ना मिलाओ, तो वो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है कि मैं खुद नहीं उनसे नजरें मिला पाई थी। और जाते उन्होंने मुझे एक बात कही जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ना तुम्हारी ना पेशानी रोशन है। तो मुझे बात समझ नहीं आई, तो मैंने घर आके अपनी अम्मी से पूछा कि ये पेशानी रोशन वाली बात उन्होंने मुझे की, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। कहती उन्होंने तुम्हें दुआ दी है। तो मतलब ये चीज इतनी ज्यादा मुझे फील हुई कि आपने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है, मैंने वाकई कुछ भी नहीं किया। और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी दुआ दी, उन्होंने अल्लाह ताला से भी दुआ की होगी, उनके दिल में मेरे लिए क्या आया होगा। तो मैं इस चीज को सोच के अल्लाह पाक मुझे हमेशा इतनी ज्यादा हिम्मत दे कि मैं ऐसे लोगों को जो है खूबसूरत बात की है। तो अब खूबसूरत से सिंगर से खूबसूरत सा गाना भी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इस बारे में हम मजीद बात भी करेंगे। देखा उसे दिल में, देखा उसे दिल में, हलचल मची है, लड़की है या कोई जादूगरी है, लड़की है या कोई जादूगरी है। देखा उसे दिल में, देखा उसे दिल में, हलचल मची है, लड़की है या कोई जादूगरी है, लड़की है या कोई जादूगरी है।
अनजाने देशों से ख्वाबों में आए, झोंका पवन का बनके मुझे छेड़ जाए। अनजाने देशों से ख्वाबों में आए, झोंका पवन का बनके मुझे छेड़ जाए। आसमां से उतरी, आसमां से उतरी, लगे एक परी है, लड़की है या कोई जादूगरी है, लड़की है या कोई जादूगरी है। मासूम चेहरा, नीची निगाहें, कहीं जान ले लेना भोली अदाएं। मासूम चेहरा, नीची निगाहें, कहीं जान ले लेना भोली अदाएं। कदमों की आहट उसकी, कदमों की आहट उसकी, दिल पे पड़ी है, लड़की है या कोई जादूगरी है, लड़की है या कोई जादूगरी है। वेरी नाइस शुजा, बहुत खूबसूरत गाना और बड़े अच्छे से गाया। इसमें जो एक गिटार का टच था वो बड़ा डिफरेंट सा था। हाँ, उसको जरा लाइव बजवाया है बीच में, मैंने ना उसको कहा कि 1-1.5 मिनट का ना जरा इसको बजाओ। वो थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, स्मूथ चलते चलते एकदम से गिटार। ये थोड़ा ये कह लो कि आप थोड़ा फैंटेसीज में ये गाना है ना, लग रहा है इसी नॉर्दर्न एरियाज में पहाड़ों में जाके गाया गया ये गाना, और वो सोच सोच के गाया गया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। फरा से बात करेंगे। फरा, आप मुझे अब मेकअप के बारे में भी हमें टिप्स देंगी, क्योंकि स्पेशलिटी तो आपकी एक्सटेंशन आईलैशेस है, लेकिन मेकअप आप देखते हैं कि जब वेदर चेंज होता है तो चीजें चेंज होती हैं, मेकअप भी चेंज होता है। अब तो वक्त के साथ साथ मेकअप भी चेंज हो जाता है। पहले लाइनर चलना शुरू हुआ था, खत्म हो गया, फिर नूरजहान मैडम जैसे आई मेकअप आ गई, फिर वो खत्म हो गई। तो अब क्या चल रहा है? नो मेकअप लुक चल रही है जी, ये नो मेकअप लुक क्या है? सॉफ्ट टच चल रहा है जी। तो ये नो मेकअप लुक में होता है, पूरा मेकअप होता है, कंसीलर भी लगता है, बिल्कुल हर चीज यूज होती है, लेकिन बिल्कुल उसका कम्प्लेक्शन चेंज कर दिया जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट टच में स्मूथ में ले जाता है। तो इसको नो मेकअप क्यों कहते हैं जब सारा कंसीलर भी यूज हो रहा है? बोलते हैं ना, जीरो मेकअप, मतलब कि लगेगा नहीं मेकअप लगा, वैसे लगा हुआ है, लगा हुआ सब कुछ। अच्छा, ये मजे की बात है कि लगा हुआ है लेकिन लगेगा नहीं कि मेकअप लगा हुआ है। तो वो ज्यादा ट्रेंडी है, ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, ब्राइडल्स में चल रहा है। हाँ, आपने देखा है कि हमारी बहुत से एक्ट्रेसेस इवन के जो बड़ी जिन्हें बड़ा एक्सपीरियंस था मेकअप वगैरह में, उन्होंने बहुत ही लाइट सा मेकअप किया हुआ था अपनी शादियों में। तो आपके यहाँ आती है ऐसी ब्राइडल? ऐसी आती है ब्राइडल्स, अब ये टच ले रही है वलीमा पे स्पेशल और निकाह पे, बिल्कुल इस तरह से चल रहा है हमारा नो मेकअप लुक चल रही है, हेयर स्टाइल ऐसे चल रहे हैं। तो वैसी ब्राइडल भी आती है जो एक तस्वीर निकाल के कहते हैं कि मुझे ऐसी लुक्स चाहिए? बहुत सारी, ज्यादातर आती बहुत सारी है ना, कि मुझे यही लगना है, ये जो लग रही है ना मैं भी शजात, मैंने एग्जैक्ट ऐसा लगना है। ऐसा ही है।
तो स्ट्रीक्स को लेके बहुत ज्यादा आ जाती हैं कि जी हमें यही कलर चाहिए सेम। हम लोग कई दफा कहते हैं कि ये फिल्टर कलर है और अगर या आपको सूट नहीं करेगा, जाहिर है हर कॉम्प्लेक्शन के ना। और माशाल्लाह हम एशियन है, हम सांवले लोग हैं, हम गोरे चिट्टे लोग नहीं, हम सांवले, ये मान लीजिए, और सांवले अट्रैक्टिव लोग हैं हम माशाल्लाह से। लेकिन ये कि हर किसी को वो कलर सूट नहीं करता। तो बाल सुखाते ऐसा भी होता है कि बाल इतने डैमेज होते हैं, हेयर्स का खशर हुआ, वो तो कहती हैं जी इसके ऊपर हमें ये रिबॉन्ड करवाना, रिबॉन्ड वेब के ऊपर रिबॉन्ड करवाना। तो फिर फरा क्या करती हैं, कर देती हैं या फिर उनको थोड़ा समझाती हैं? हम लोग उनको गाइड करते हैं, फिर जो कहते हैं ना खुद जान के कुएं में छलांग लगाए तो उसको किस हद तक आप रोकेंगे नहीं, कहीं जो बिस्मिल्लाह कीजिए, बात आप भी तका देना भाई अब आप नहीं बाज आ रहे तो क्या। फिर उसमें ये होता है ना कि हम लोग उनको ये कहते हैं कि आप ये चीज नहीं करवाएं, इसके अकॉर्डिंग ये चीज करवा लें, तो बहुत ऑल्टरनेट कुछ करवा लीजिए। हाँ, तो लोग करवाते हैं, मान जाते हैं। अच्छा फरा, हमने देखा था एक रेड कलर के स्टिक्स भी चल गए थे माशाल्लाह से, और पता नहीं क्या क्या कलर्स अंदर आ गए थे, तो वो उससे आपके बाल ज्यादा डैमेज नहीं होते? क्यों डिफरेंट कलर्स अप्लाई हो रहे हैं आपके फिर नहीं, उस पे बालों पे? कलर बाल डैमेज नहीं होते, वो फंकी कलर उसमें जो आपका केमिकल यूज होता है वो बहुत लाइट पोटेंसी में होता है, सिर्फ शेड टच किया हुआ। अच्छा, शेड ही टच किया था। वो कितने लॉन्ग लास्टिंग होते, कितनी देर तक चलते हैं? डिपेंड करता है कि आप कौन से वाला करवा रहे हो। उसमें 3 मंथ्स का भी है, 6 मंथ्स का भी है, और उसके बाद कलर ऑलरेडी नीचे आना शुरू हो जाता है। शैम्पू जो केराटिन शैम्पू यूज नहीं करते हैं या आफ्टर कलर शैम्पू यूज नहीं करते, तो वो फिर कलर जो है वो सेलेक्ट करना शुरू। अच्छा फिर एक हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, जो मुझे भी अक्सर लगता था जब मुझे भी कलर्स के बारे में इतना नहीं पता था, कि जो स्टिक्स कलर है वो ऐश गोल्ड ही होता है, मतलब इसके अलावा तो हमने करवाना ही नहीं है, चाहे हम गोरे हैं, काले हैं, ब्राउन है, जो भी हमारा कलर है। तो ये क्या एक ही कलर होता है या इसके अलावा डिफरेंट कलर हैं स्टिक्स में? बहुत सारे कलर होते हैं, ऐश ग्रीन है, ऐश ब्लॉन्ड है, बहुत सारे कलर हैं, कॉपर है, बहुत सारे शेड। एक वो जो ऑरेंज गोल्डन होता है, तो वो आपको नहीं लगता कॉपर वो सबके लिए नहीं होता? नो, और सूट भी नहीं करता है ना, वो सूट में हाईलाइट्स आ जाती हैं, लो लाइट्स आ जाती हैं, बहुत कुछ है, कैप है। क्योंकि आप समर में अगर बाहर जाएंगे ना तो आप बहुत लोगों की आंखों में लगेंगे अगर वो कलर आपके बालों में होगा। वो बहुत ज्यादा ब्राइट कलर उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने बहुत ज्यादा कैमरास में रहना होता है, या आफ्टर द मंथ, आफ्टर 15 डेज उन्होंने चेंज करवाना होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि रूट कवरेज निकलना शुरू हो जाती है ना, वो फिर बुरा लगता है, ओवर्स आ जाता है। अच्छा वो फरा, जब आप करवा लेते हैं कलर्स तो करवा लेते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट कितना जरूरी होता है? आपने देखा कि बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं चाहे जितना भी अच्छा आप शैम्पू कर रहे हैं? मैं ये कहती होती हूँ, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये चीज कहा था कि जब आप कोई सा भी स्ट्रिक्स लेते हो या रिबॉन्ड करवाते हो, कोई भी आपने काम किया, बालों में केमिकल का यूज किया, तो उसके बाद आप कुछ नहीं करते हो, शैम्पू के बाद आप हेयर मास्क अपने वॉशरूम में जरूर रखें। जब भी आप शैम्पू करते हो उसके बाद हेयर मास्क का यूज करें, वो आपके बालों को लाइफ देता है। तो कंडीशनर करें या ना करें? अगर मास्क कंडीशनर देखें, वो जस्ट बालों को स्मूथ करता है, ठीक है, बेनिफिट्स तो नहीं है ना। अच्छा, इसमें भी दो राय है लोगों की। कुछ लोग कहते हैं कि वीक में 3 बार कर लीजिए कंडीशनर, आपके बाल ठीक रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर जब भी आप हेयर वॉश करें उसके बाद अप्लाई करें। नहीं, हर बार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके बालों में ज्यादा स्किन ऑयली कर देता है। सबसे मेन इशू जो है कि आपकी स्किन की, आपके हेयर्स के बाल, जो आपके बाल हैं उनको वो ऑयली करना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही हो गया। स्प्लैट में तो यूज करना ही नहीं चाहिए, आप बालों में यूज करें और उसी टाइम वॉश कर दें। मास्क का ये है कि आप उसको स्प्लैट में भी यूज कर सकती हैं, बालों में भी यूज करें, और उसको कम से कम 10-15 मिनट दें। अगर आप इतना नहीं दे सकते, 5 मिनट्स भी आप देते हो ना बालों को, तो आपके बालों में एक लाइफ आ जाती है, डैमेज को वो रिपेयर करता है। ठीक हो गया, वो ज्यादा बेहतर है। और उसके शावर कैप है तो ले लीजिए, अदरवाइज वैसे भी आप बंद कर लीजिए, हाँ, तो बंद कर लें और इजीली वो हो जाता है। तो फिर इससे आपका कलर, जो अक्सर हमारा मसला भी ये होता है ना कि कलर करवा लिया, लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलता। कुछ लोगों के जो बहुत अच्छे कलर होते हैं वो आफ्टर वॉश ज्यादा अच्छे में ब्लैंडिंग में आ रहे होते हैं, और अक्सर की उड़ जाते हैं, 3-4 कलर नजर आ रहे होते हैं बालों में ना। वो इस वजह से होता है कि वो आफ्टर कलर शैम्पू यूज नहीं करते हैं, केराटिन शैम्पू यूज नहीं करते, और कलर सेलेक्ट। हाँ, मेन इशू ये हेयर कलर ट्रीटेड जो हेयर। फिर आप इसमें मेन कलर खराब डैमेज होने का ये होता है कि जब आप कलर ऑयल यूज करते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो कलर ऑयल जैसे डाबर आमला, ये समथिंग कोई भी कलरफुल ऑयल स्ट्रीट्स वाले बालों पे कलर यूज करते हैं, तो वो कलर बालों में आ जाता है। अल्लाह, ठीक है, ये वजह मेन होता है ना। तो आप देसी ऑयल यूज कीजिए, ये जो हमारे घरों में मौजूद। कोशिश करें व्हाइट ऑयल यूज करें, व्हाइट ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल है या कुछ ऐसा है, क्योंकि आपने कलर लिया हुआ ना बालों को। ठीक है, अब अगर आपने ऑयल की बात कर ही दी है तो मैं ये भी पूछ लूं, तो ऑयल आपको कितना यूज करना चाहिए? ऑयल यूज करना चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो बहुत सारे प्रोटीन ट्रीटमेंट आए हुए हैं जो कि आप इसको 15 दिन के बाद भी अगर लेते हैं तो आपके बालों को वो एक लाइफ देते हैं, रिपेयर करते हैं, फिर डैमेज को रिपेयर करते हैं। लेकिन फरा एक बात है, आप जितने भी अच्छे सैलून चले जाएं, कुछ भी कर लिए, जो हमारी नानो दादो अम्मी के बाल थे ना, वैसे बाल नहीं मिले, चाहे जितने भी ट्रीटमेंट करा लें, जितने भी पैसे लगा, हम वो केयर नहीं करते।
अब वो पानी भी नहीं है, और ना योगर्ट यूज करते हैं ना एग यूज करते हैं। एग्जैक्टली, डाइट का भी होता है ना, बहुत डाइट, पानी का बहुत इशू है, पानी का इशू है। दूसरा वो पुराने लोग मेहंदी लगाते थे बहुत ज्यादा, लस्सी से भी हेयर वॉश करते थे, मैंने खुद देखा है लोगों को। पुरानी रूह है ना। मैं मतलब मुझे ना बड़ा होता है कि मुझे होता है कि चीजें आप करो, रिसर्च करो कि क्यों उनके हेयर ज्यादा अच्छे थे, हम ज्यादा कहते नहीं पंजाबी में पुरानियां खुराकां खादी है। हाँ, तो ये आजकल हम पुरानी खुराकें समझते 2 दिन पुरानी हो। हाँ, पुरानी ये नहीं कि फ्रिज में पड़ी हुई पुरानी होती है। ऑयलिंग करनी चाहिए और पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए। पानी ज्यादा यूज करने से आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, हेयर्स पे इफेक्ट तो करता है। डाइट बहुत अच्छी, कैल्शियम का ज्यादा यूज करना चाहिए। हाँ, ये मतलब डाइट का बड़ा दखल है, क्योंकि आपकी बॉडी को जैसे नीड होती है ना खाने की, उस तरह आपके बालों को भी है। तो इसमें देसी टोटके भी बड़े जबरदस्त होते हैं। अंडा लगा लीजिए, योगर्ट लगा लीजिए, वो भी सूट करता है कुछ लोगों को। एलोवेरा लगाएं, एलोवेरा, हाँ, रेगुलर यूज से उनका ना रेगुलर यूज करते नहीं, फिर ये रेमेडीज आपके काम आती हैं। तो साइमा, कौन सी घर में घरेलू टोटका कौन सा है जो बालों पे मैं बालों के लिए, अगर टाइम मिल जाए? हाँ, तो। नहीं, अब आजकल तो बहुत टाइम है। मैं बालों के लिए जो एक टोटका बहुत देर से इस्तेमाल करती हूँ और वो फ्रीजी हेयर के लिए बहुत अच्छा है, वो ये है कि आप 1 कप जो है सरसों का ऑयल ले लें या कोकोनट ऑयल ले लें जो आपको सूट करता है, ठीक है। और उसके अंदर हाफ कप, उसकी हाफ क्वांटिटी जो है, आप कोई भी कंडीशनर जो आप यूज करते हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि मेरे लिए ठीक है, वो डाल के उन्हें मिक्स करके रख लें। नहाने से 1 घंटा पहले आपने वो लगाना है और 15 मिनट के लिए लगा लें। और उसके बाद आप बाल धो के देखें, अगर आपके बाल ऐसे ना लगेंगे जैसे ये स्ट्रेटिंग है और इस तरह से, और लेकिन ये है, मैं पहले मेंशन कर दूं कि रेगुलर यूज के साथ, रेगुलर 2-3 बार नहीं, आप मतलब रेगुलर यूज करते नहीं, आपको जितनी भी होम रेमेडीज हैं उनका जो इफेक्ट होता है या उसका जो रिजल्ट आता है वो आपको रेगुलर यूज के बाद आता है। लोग थोड़ी देर बाद यूज करके कहते हैं हमें तो फर्क ही नहीं पड़ा, ये बकवास रेमेडी, ऐसे नहीं होता। इसको यूज करना पड़ेगा। और एक आजकल मैं भी यूज कर रही हूँ, अल्लाह करे कि मैं रेगुलर ही यूज करूँ, अभी 2-3 बार तो मैंने अप्लाई कर दिया है। वो जी एलोवेरा की जेल है, उसको निकाल लीजिए और उसके ग्राइंड करना है उसको। उसके अंदर देसी घी घर में मौजूद है तो 1 स्पून वो डाल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई भी ऑयल जो आप लगाते हैं बालों में वो यूज कर लीजिए, ऑलिव ऑयल या आपका कोकोनट ऑयल। और उसके बाद 1 देसी अंडा घर पे है तो लगा दी, मेरी भी आजकल देसी अंडे लेके आई हुई है ना, तो मैं वो डाल लेती हूँ उसके अंदर, खाती नहीं हूँ, तो वो डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसको अच्छे से उसका एक बन जाएगा, मास्क बन जाएगा। उसको शावर लेने से ना आधा घंटा पहले लगा लीजिए, इतने जबरदस्त हेयर होते हैं ना उससे। बहुत अच्छा स्किन के लिए भी और हेयर्स के लिए। और वेट कम करने के लिए भी लोग आजकल उसको पी भी रहे हैं, उसको निकाल के। खैर पीना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उससे ना वेट भी कम हो रहा है। ये बड़ा जबरदस्त एक एलोवेरा है। अच्छा, एलोवेरा के बारे में भी साइमा एक चीज है, क्योंकि हमारी ब्यूटी ब्लॉगर्स भी हमारे साथ मौजूद है, तो मैं चाह रही दोनों से ही राय ले लूं कि वो कहते हैं कि जी एलोवेरा की जो जेल है आप अप्लाई करते हैं ना, यूं पकड़ के लगा लेते हैं इजीली फेस वॉश करने से पहले, तो वो सब लोगों के लिए नहीं है, तमाम लोग नहीं लगा सकते, कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता। नहीं, एक्चुअली ये है कि कुछ बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें आप उसे नहीं यूज कर सकते। जैसे अब हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि विटामिन सी क्रीम्स है, विटामिन सी क्रीम्स है, तो विटामिन सी क्रीम्स भी कुछ लोगों के लिए अच्छी नहीं। जैसे मैं लगाऊंगी विटामिन सी क्रीम, मुझे पिंपल निकल आते हैं, ठीक है, तो ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। इसी तरह एलोवेरा जेल भी कुछ लोगों के ऊपर आप यूज करके देखें, अगर आपके वो नहीं इफेक्टिव लग रही तो फिर आप नहीं यूज करें। लेकिन वैसे ये मोस्टली मेजोरिटी में ये सबके लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये फेस के लिए, बालों के लिए, उसके अलावा अगर कहीं आपको चोट लग जाती है, आपके पास कोई एंटीबायोटिक नहीं है, तो आप इसको बस बांध लें वहां पे थोड़ी देर के लिए। जी बिल्कुल, तो ये आपको थोड़ी देर के लिए उस फायदा देती है, रिलीफ दे देती। क्या बात है, एलोवेरा जेल का घरों में लगा लीजिए, एक गमला रख और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। मेरे घर में भी लगा हुआ काफी। अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। मेरे घर में नहीं लगा, चले मैं आजकल लगवाती हूँ। आप शुजा कोई टोटका यूज करते हैं घर जाके? नहीं, बालों के लिए करता हूँ, कुछ भी नहीं, मुंह जिसने पसंद करना है वो ऐसे भी कर लेते हैं। गोरी होने के लिए थोड़ी कह रहे हैं हम, बालों नहीं, देखिए मेरी बात, मैं नहीं, मैं वो उस सेंस में नहीं कह रहा। अच्छा, मैं उस तरफ वैसे सोचता भी नहीं हूँ फिलहाल। बात ये है कि जैसा अल्लाह ने बनाया अच्छा ही बनाया, कोशिश करो कि आप थोड़ा सेटिस्फाई रहो खुद में, कॉन्फिडेंट रहो, तो एक कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर अल्लाह ने देखे हर एक को एक जैसा भी नहीं बनाया, अगर आप प्यारी हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं क्यों आप जैसा नहीं हूँ। और हर किसी में कोई ना कोई अट्रैक्टिव चीज होती है, किसी की आईज बड़ी प्यारी है, किसी के नोज बड़ा प्यारा है, तो हर बंदा सुपीरियर भी नहीं है, जिसना 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल्स होती हैं, इसलिए हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चीजें पूरी हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी जबरदस्त बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने देसी चीजें इतनी प्यारी प्यारी बनाई है ना, वेजिटेबल्स घर में किचन में पड़ी, वो लगा के थोड़ा इनहैंस हो जाएगी
अच्छी बात है अपने लिए और अच्छी बात है ना। और मजे की बात ये है कि इन चीजों से आप गोरे चिट्टे नहीं होते, आपकी जो स्किन है वो नीट रहती है। जैसे लड़कियों की स्पेशली क्योंकि मेकअप अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। चले अब ये जब ये जो लोग शो देख रहे हैं या जब ये YouTube पे अपलोड होगा तो आप मुझे कमेंट करें कि मुझे लगाना चाहिए कि नहीं। अच्छा ठीक है, आप वैसे एलोवेरा लगा सकते हैं क्योंकि आप लोग भी बाहर जाते कॉन्सर्ट करते, डस्ट इतनी ज्यादा होती है समटाइम यू नो। अच्छा ठीक है, मेकअप लगा लेते हैं। ठीक हो गया। तो फरा से पूछेंगे, फरा बालों के बारे में, अपने हेयर कलर के बारे में भी हमें बताया कि अगर करवाना है तो आजकल हमने देखा बहुत छोटी एज में लोग हेयर कलर करवाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो आपके रूट्स हैं वो व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं जो आपके होते हैं। तो क्या वो कलर की वजह से होता है, ये डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं वो इतनी, इस वजह से भी, कमजोरी की वजह से भी हो जाते हैं? ये दो तरह की चीजें, इसमें दोनों चीजें हैं। अच्छा, आपकी प्रॉपर डाइट नहीं है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। दूसरा केमिकल देखे इफेक्ट करता है। बिल्कुल, अगर हम लोग कहेंगे केमिकल इफेक्ट नहीं करता तो ये रॉन्ग है। ठीक हो गया। हम डाई करते हैं, स्ट्रिक्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, रिबॉन्ड करते हैं तो 1 इंच क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि केमिकल है वो आपके अंदर स्किन को डैमेज नहीं करे, रूट्स को डैमेज नहीं करे। सही है। तो ये केमिकल तो अफेक्ट करता है, लेकिन उसके साथ ये कि आपकी डाइट बहुत ज्यादा जो है आपके ऊपर डाइट की वजह से ज्यादा इश्यूज। अच्छा, फर्क किस एज में करवाना चाहिए वैसे नॉर्मल बच्चियों को हेयर कलर? आफ्टर टीनेज, उसके बाद उसके बाद करवाना चाहिए। अब तो मैट्रिक की बच्चियां वो करवा रही हैं, बिफोर मैट्रिक करवा रही हैं। मैंने देखा हमारे पास आती हैं बच्चियां करवा रही हैं। कुछ नहीं तो ये लो लाइट्स कर दें, फंकी कलर्स जैसे आए हुए हैं, बलियाज आया हुआ है, ये कर दें, ओम्ब्रे कर दें। तो ये छोटी छोटी बच्चियां, कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं, वो करवा रही हैं। तो अच्छा, वैसे नहीं होना चाहिए, भी तो देना है ना। अच्छा हाँ, ये बात पे ठीक है। आज शुजा हमारी दोनों बातों पे एग्री करेगा कि हाँ देखिए ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो कहते हैं ना, एक बात पॉजिटिव लेना चाहिए आजकल, क्योंकि शायद क्या पता वो असल में ना आजकल एजेस है भी कम है, तो कम एज में करवाओ, आगे पता नहीं चलता कब बंदे ने किधर पहुंच जाना है। हाँ। तो इस वजह से वो आज जो आपको दिल करे वो करना चाहिए, ताकि कोई सोच ना रहे। एक रुख दिखाएंगे बात का, जो दूसरा रुख होगा वो शुजा बताएंगे। नहीं, आज आप देखेंगी कि जो लड़कियों वाली साइड होगी वो यही लेंगे, है ना, सबसे ज्यादा क्या वही देखे। और स्पेशली जो टीनेजर उनके बारे में बात करें, इनको करने देखो। और ऊपर से यूट्यूब पे कमेंट का भी कह दिया तो बस माशाल्लाह। तो यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। लेकिन ब्रेक से पहले क्योंकि शुजा हमारे साथ मौजूद है तो इनके खूबसूरत सी आवाज में हम गाना भी सुनेंगे। नाइस, वेरी नाइस। वेलकम बैक टू गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी फरा और साइमा मौजूद है। लेकिन शुजा ने ब्रेक से पहले इतना जबरदस्त गाना गाया, बड़ा ही खूबसूरत था जी। की जाना मैं कौन भूलिया, जो बहुत से लोगों ने गाया, लेकिन शुजा ने बड़ा थोड़ा डिफरेंट सा, थोड़ा चेंज करके इसको गाया। बिल्कुल, मैंने कोशिश की कि जरा ये मेरे जो यंगस्टर्स हैं उन तक हमारे बुजुर्गों के, हमारे वलियों के कलाम पहुंचने चाहिए। और ये बड़ा क्योंकि आजकल लोग, जो लड़कियां मोस्टली, जो यंगस्टर्स लड़कियां लड़के, वो बड़े हिप हॉप गाने सुनते हैं। तो हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने रिलीजन में या हमारे रिलीजियस चीजें, तो हमारे जो बुजुर्गों के कलाम है वो लोगों तक पहुंचाने हमारी जिम्मेदारी है। वो हम किस तरह पहुंचाते हैं, वो उनकी मर्जी के मुताबिक, उनको थोड़ा म्यूजिक उनकी मर्जी का दे के तो उन तक पहुंचानी जरूरी। शुजा, जैसे आपने जिक्र किया हमारे बुजुर्ग जो हैं जिनके खूबसूरत कलाम हैं, जो बेशुमार हैं, आपने उनको थोड़ा सा चेंज करके वो पेश किया है। आपने नोट किया होगा कि आजकल हमारी जो यूथ है वो कहीं ना कहीं सूफी सॉन्ग की तरफ या सूफी कलाम की तरफ आना शुरू हो गई है। वो सुनते हैं, वो पसंद करते हैं। ये अब कहना गलत है कि हिप हॉप ही सुनेंगे, वो सिर्फ अल्लाह वो उसको हिदायत नहीं, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे जिसने टिकटॉक बनाई है। अच्छा। टिकटॉक की वजह से वो एक दो बॉल जो है सूफी, उन पे वो टिकटॉक बनाते हैं, जरा अपना स्लोमो चल के या शलवार कमीज पहन के या किसी दरबार में खड़े होके, वो चले इसी तरह सही लोग जरा इस तरफ आ तो रहे हैं। तो शुजा टिकटॉक बनाते हैं? शुजा टिकटॉक बिल्कुल बनाता है, मगर सिर्फ अपने गानों पे बस। अच्छा शुजा, टिकटॉक के कंटेंट पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है, कैप पे अगर लोग फेमस हो रहे हैं, अच्छी बात है, फेमस होना चाहिए, लेकिन आप में टैलेंट भी तो होना चाहिए फेमस होने के लिए। एग्जैक्टली। और अल्लाह हमेशा इंसाफ करता है, अल्लाह हमेशा इंसाफ करता है। एक मैं हूँ आर्टिस्ट, जो मैं दूसरे शहर से आके यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ,
यहाँ पे परदेसियों की तरह जिंदगी गुजारता हूँ। खाना जो घर में खुद पानी का गिलास नहीं पीता, यहाँ पे खुद कपड़े धोने पड़ते हैं, खुद खाना बनाने पड़ते हैं। जब भूख लगी और उठा नहीं जा रहा हो फिर भी खुद जाके लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। एक तरफ ये स्ट्रगल, मेहनत। जब कभी ऐसा भी होता था स्ट्रगल दौर में कि पैसे बहुत कम होते थे तो पैदल चलना पड़ता था स्टूडियोज में। मेरे अभी तक पाँव पे निशान है वो जूतों के। तो ये स्ट्रगल, एक तरफ ये स्ट्रगल है, एक तरफ कि मैं यहाँ घर बैठे वीडियो बनाऊंगा और मैं वायरल हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अरशद चाय वाला, वो एक वीडियो के थ्रू वायरल हो गया, बड़ा वायरल हुआ, अगर अभी वो दोबारा फिर चाय बना रहा है, क्योंकि अल्लाह नाइंसाफ नहीं है। ये सिर्फ एक तरह एक झंझोड़ता है अल्लाह। वो जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं मगर वो दूसरी तरफ भी इधर उधर ध्यान भी दे रहे होते हैं। उनको चाहिए जो मेहनत कर रहा है अपना एक टारगेट। आपने अरशद चाय वाले का जिक्र किया है, वो बेचारा खुद नहीं आना चाह रहा था, उसको जबरदस्ती पहले तो लाया गया, फिर उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया। मैं इसको डिस्ट्रॉय करूंगी। एक बंदे को उठा के आप लेके जाते हो फिर दोबारा वहां वापस कर देते हो, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए सर्वाइव करना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरह फौरन ही वायरल होते हैं, बाद में अल्लाह माफ करे उनको तो एक वक्त की रोटी के पैसे नहीं होते उनके पास। लोग अपनी तस्वीरें बना के उसके बाद वो फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, उनकी वाह वाह होती है। उस बंदे को तो कोई भी नहीं पूछता, या तो उसको ये नहीं कहता कि आओ मैं तुम्हें ये 2 लाख देता हूँ, तुम बैठ जाओ घर बैठो, तुमने क्यों मेहनत मजदूरी करनी। ऐसे टिकटॉक स्टार्स बहुत सारे हैं जो बस अल्लाह ताला सबको रिस्क दे। जिनके बिल्कुल हम लोग एग्री करते हैं, बहुत सा टैलेंट भी हमें मिला टिकटॉक से, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग, बहुत से लोग उसमें टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं। मगर जो मेरे टीचर है, फेमस होना है हमें किसी ना किसी तरह से। मेरे टीचर जो है अली अब्बास जी, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, वो हमेशा मुझे ये चीज समझाते हैं, गाइड भी करते हैं, डांटते भी हैं कि कभी शॉर्टकट ना इख्तियार करो। शॉर्टकट जो जाता है वो बहुत जल्दी वापस भी मुड़ के आ जाता है। ऐसी है, जो बंदा स्ट्रगल करके आगे जाता है अल्लाह उसको फिर ज्यादा देर तक नवाजता है और नाम काफी देर तक रहता है। साइमा, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि माशाल्लाह से आप भी सोशल मीडिया काफी यूज करते हैं, बड़ा पॉजिटिव वे में उसका आपका इस्तेमाल है। टिकटॉक पे हमने काफी चीजें देखी, कंटेंट को लेके मैं जरा थोड़ा हो जाती हूँ कि आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बेहतरीन सिंगर है तो उनका एक सिंगिंग का जो है वो चल रहा है उस पर। अगर कोई एक्टर है तो उसकी चलो कोई क्लिप्स लग रहे हैं। अब कोई एक नॉर्मल बंदा घर में बैठा सिर्फ इस चक्कर में कि मुझे फेमस होना है, क्या सबको स्टार बनना है, सबने फेमस होना है? एक्चुअली ना वो कहते हैं ना कि वो इतना ज्यादा इसको ब्राइट करके दिखा दिया गया है ना, कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी, मैं भी बनाती हूँ टिकटॉक, ठीक है, तो मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ना मैं उसकी वीडियो लाइक करती हूँ इस वजह से क्योंकि वो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अच्छा कंटेंट होता है उसका, ठीक है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते लेकिन वो अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो मैंने पिछली दफा देखा कि वो ना, ये 1-2 वीक पहले की बात है, कि वो वीडियो ये थी कि फेमस होने के लिए सिर्फ क्या है कि एक तरबूज है, ठीक है, और उसे वो ना काट के फेंकी जा रहा है। तो मुझे ये चीज बहुत अजीब सी लगी कि भाई वो लोग तो बीच में वास्ते डालते हैं, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, आपने लाइक किए बगैर आगे नहीं गुजारना, शेयर करना है, अगर आप अल्लाह को मानते हो तो शेयर करना है, नबी को मानते हो तो ये करना है। ये क्या इस तरह भी होता है, और मोस्टली ऐसा होता है। रिस्क जो है जिसके लिए हम सब इस वक्त लोग तरस रहे हैं वो उसको जाया कर रहे हैं। तो फेमस होने के लिए वाकई बहुत ज्यादा चीप डर्टी पब्लिसिटी और ये इस तरह की चीप हरकतें चल रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मुझे ये भी है कि भाई हर किसी को स्टार नहीं बनना, हर कोई स्टार नहीं होता, स्टार अल्लाह ने सिलेक्ट किए हुए, आर्टिस्ट हर कोई नहीं हो सकता, और वो कोई बन भी नहीं सकता, ना मैं बन सकती हूँ ना ये बन सकती है। देखिए हमारे में टैलेंट है, वो एक अच्छी ब्यूटिशियन है, वो एक अच्छी सोशल वर्कर है, ब्यूटी ब्लॉगर है। जो स्टार होते हैं ना, जो फनकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो पैदा होते हैं, वो आप नहीं बन सकते। हाँ, आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, आप अपने हुनर को, अपने टैलेंट को पॉलिश जरूर कर सकते हैं, और खुदारा टिकटॉक यूज कीजिए, लेकिन एक ऐसा कंटेंट दीजिए उसमें कि आप घर में बैठ के आपके बच्चे भी देख सके और बच्चे भी खुश हो जाए। और फेमस किस तरह से होना चाह रहे हैं आप, ये बड़ा जरूरी है, ये मैटर करता है कि आपका कौन सा ऐसा टैलेंट है जो आप दिखा के फेमस होना चाहते हैं। स्पेशली हमारी बच्चियां, मेक इट श्योर जो आप वीडियोस बनाते हैं वो कैसी है, क्योंकि आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं वो वीडियोस। तो ख्याल रखिए, अच्छा कंटेंट दीजिए। अच्छी बात है, एक ऐप है जिसका आप पॉजिटिव इस्तेमाल करके आगे आ सकते हैं, अच्छा कंटेंट दीजिए। और स्पेशली एक बड़े खौफनाक से टिकटॉक होते हैं, कभी फांसी ले रहे हैं, कभी किस पे चल रहे हैं, उसकी वजह से आपको दरिया में छलांग लगा देते हैं, उसमें नुकसान भी हो सकता है। और पीछे बहुत से हमारे टिकटॉकर जो आज हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं, अल्लाह उनका दर्जात बुलंद फरमाए, वो गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से ट्रक
डॉक्टर से नीचे गिर गए, कुछ ऐसे भी वाकयात हैं, तो खास ख्याल रखिए। कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले, कोई भी प्रॉप्स इस्तेमाल करने से पहले देख लीजिए उसका कोई नुकसान तो नहीं है आपको। टिकटॉक जरूर बनाइए, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन कंटेंट पे खास ख्याल रखिए कि आप देखते हैं ना कि फिल्म देखते हैं, क्या ड्रामा देखते हैं कि एक मैसेज कन्वे किया जाता है ना, तो आपके टिकटॉक में एक मैसेज होना चाहिए कि बेसिकली आपका मकसद क्या था ये टिकटॉक बनाने का। हमारे ब्यूटी सैलून्स वाले भी माशाल्लाह काफी टिकटॉक पे आजकल हिट हैं, शायद उधर ही से हिट हो गए बहुत से। लेकिन देखिए वो एक अगर अपना मेकअप ट्यूटोरियल उसमें डाल रहे हैं तो समझ आ रही है कि वो आप काम कर रहे हैं। अगर आप वर्क शेयर कर रहे हैं, हम लोग सैलून में खड़े होकर डांस कर रहे हैं तो फिर आपको समझ नहीं आ रही क्या क्या कर रहे हैं। किचन में खड़े होकर लोग लगे हुए हैं। हाँ ट्रू। तो ये चीजों का खास ख्याल रखिए। और अगर आप में डांस की टैलेंट है, आप बेहतरीन डांसर हैं, तो फिर बकायदा उसको अपना प्रोफेशन बनाइए और आगे आइए। हाँ, मतलब इस तरह का काम कीजिए ना। खैर ये भी साथ साथ चलती है चीजें। तो फरा आप मुझे बताएंगे, अब मेकअप के बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो घर में वो एक दौर था ना, एक लिपस्टिक होती थी आईज पे भी, लिप्स पे भी, और अम्मी लगा देती थी, खुद भी लगा लेती थी, बच्चों को भी, सारे बच्चों को भी लगा देती थी। अब वो ट्रेंड तो खैर नहीं रहा। तो मेकअप प्रोडक्ट्स भी इतनी मेकअप वो एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। तो कोई ऐसे है कि कम चीजों के साथ आप अच्छा मेकअप कर सकते हैं, जो जरूरी है वो ले लीजिए और उससे मेकअप कर लीजिए और इतनी प्राइस भी नहीं, और ठीक है गुजारा हो। देखिए बहुत सारे ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड को शो ऑफ नहीं कर सकती हूँ जी। तो बहुत सारे ऐसे कि आप जस्ट कॉम्पैक्ट यूज कर लेते हो, ब्लश कर लेते हो, लिपस्टिक लगा लेते हो, ये 3 चीजों से आपका गुजारा हो जाता है। लेकिन हमारी जो मेजोरिटी है, हमारी जैसे न्यू जनरेशन है, ये तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करती। बिल्कुल। और अक्सर मैंने लोगों फाउंडेशन भी चाहिए हमें, कंसीलर भी चाहिए हमें, प्राइमर भी चाहिए, आई शेड्स भी चाहिए। नहीं, अगर आप एक ऑफिस में काम करें या आप कोई छोटा मोटा आपका कारोबार है, खवातीन करिए, तो जरूरी है कि आपने पूरा बेस कंसीलर और वो सब कुछ अप्लाई करना है? कुछ भी नहीं, आप जस्ट एक कॉम्पैक्ट करते हैं, उसके बाद ब्लश करके आप लिपस्टिक लगा सकते हैं, और ये काफी होता है आपकी लुक्स के लिए। अब देखिए ना, जैसे मैं परमानेंट पे काम कर रही हूँ, आईब्रोज टिंट कर रहे हैं, तो अगर एक दफा आप आईब्रोज टिंट करते हो तो आपका महीना तो इजीली निकल गया ना। आपको 3 मंथ्स आपको जरूरत ही नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती। और आई लैशेस आपकी टिंट हुई भी होती है, आपके 3 माह 6 माह साल निकल जाता है, आपको जरूरत ही नहीं होती है इसकी। आधा मेकअप तो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर दिया ना। और वो माशाल्लाह से कुछ परमानेंट मेकअप्स भी अब स्टार्ट हो गए हैं कि आप सुबह उठेंगे तो आपके ब्लशन ही लगा होगा। क्या बात है भाई, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वो पिक्चर्स नहीं सोशल मीडिया पे आएगी बिफोर आफ्टर वाली कि भाई हम सुबह उठे और हम डर गए कि आपका मेकअप नहीं था। आप परमानेंट मेकअप भी करा सकते हैं। लेकिन उससे आपको नहीं लगता कि परमानेंट मेकअप से आपकी स्किन ज्यादा खराब हो जाती है? वैसे नॉर्मल अप्लाई करें तो हो जाती है ना कि आप क्या करवा रहे हो। अब देखिए लिप सर्जरी भी तो हो रही है, चिन की हो रही है, बहुत काम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसका उनका शौक है किसी को उसने वैसा करवाना, ठीक हो। बाद में शिदावरी आ रही थी, रिस्क है जो अच्छा वो शिजा की बात को इसीलिए ले वो कह रही है कि नहीं मैं नहीं बोलूंगी भाई जो काम कर रहे हैं। एक और बात मेरे ज़हन में आई, वैसे ये बात मैं स्पेशली ये नहीं कि आपके सलून में कोई ना आए, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत। मगर नहीं ये तो वैसे ही, क्योंकि मैं तो सिंगर हूँ इसलिए मैं तो अपनी गुडविल के लिए कह रहा हूँ, मगर आप मेकअप जरूर करवाएं। मेकअप जरूर करवाएं और अच्छी बात है, और अच्छी सैलून से करवाइए ताकि आपको कोई नहीं इनसे जरूर करवाएं, क्योंकि अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो जितनी होगी मेरी मॉडल्स को ये फ्री तैयार करेंगे। और इसको कहते हैं प्रमोशन करना। शो में आके इनडायरेक्टली आप राब्ता करके किस तरह से अपनी प्रमोशन भी करवा सकते हैं। अब ये ऑन एयर इनकार भी ना कर सकती, इसलिए जरा मौके का फायदा चुकना चाहिए। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आप लोगों ने स्टार्ट किया आईलैशेस एक्सटेंशन लगाना, उसके बाद बेशुमार सैलून्स हैं जो काम कर रहे हैं। आईलैशेस एक्सटेंशन जो लगाना वो एक एक्सपर्ट का काम है, राइट? बिल्कुल। वो आप अगर किसी और के पास जाएंगे ग्लू के साथ लगा रहे हो, के साथ आईज के अंदर भी जा सकती है। तो आप मुझे बताइए पहले आपने किसी से सीखा है फिर आपने स्टार्ट किया? जी मैंने बाकायदा तौर पे इसको सिंगापुर मलेशिया से मैं सीख के आई थी। अच्छा। फिर मैंने पाकिस्तान में भी इसकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से, फिर मैंने इसको दोबारा रीटच किया कि शायद इसमें कुछ चेंज आया हो, लेकिन कुछ नहीं, वही चीज़ें थी। और उसके बाद फिर मैंने इसका काम प्रॉपर तरीके से शुरू किया और पूरे पाकिस्तान में मैंने इसकी क्लासेस भी दी हैं।
जो कि मास्टर क्लासेस भी थी मेरी, ये दूसरी क्लासेस भी थी, और मैंने बहुत सारी क्लासेस ये दी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारी ब्यूटिशियंस को मैंने ये सिखाया है। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव है ना आपके आईज का काम है, क्योंकि जो एक्सपर्ट है जिन्होंने सीखा हुआ है वो बिल्कुल कीजिए। हाँ बिल्कुल, अगर आपने किसी को लगाते देख लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर फरा काम कर रही हो और आपने देख लिया कि अच्छा ये ऐसे लगा रही हो और आप भी शुरू कर दे, तो ऐसे ना कीजिए, क्योंकि आईज का मसला है। उसमें टूल्स लग सकते हैं आपके लेंस को, उसके बाद ग्लू जो लगा रहे हैं वो ग्लू आपकी आईज में जा सकती है, आपको ब्लाइंड कर सकती है, आपकी आई साइड पे फर्क आ सकता है, बहुत सारे। इसका मतलब पूरी सर्जरी होती है आपकी आईज की एक्सटेंशन लगा? नहीं है, देखिए हम लोग जो कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम क्लाइंट को इतनी अवेयरनेस जरूर देते हैं कि आप अपनी आईज को क्लोज रखें। अब क्या होता है, सम टाइम हम लोग कर रहे होते हैं और वो इतनी कॉन्शियस होती हैं कि वो देखना चाहती हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कैसी लग रही हैं, वो आईज खोल के बाहर खोलना चाह रही होती है, क्योंकि इसके ऊपर इतने कवर हुआ होता है कि वो काम भी 15 मिनट वाला आधे घंटे में होता है। टाइम भी ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम जा रहा है। अच्छा फरा, मुझे बताइएगा कितनी देर के लिए ये जो एक्सटेंशन है वो रह जाती है आपकी आंखों में? 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, 2 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का, कितनी देर के लिए? ये इसमें 3 तरह की हैं। एक है जो टेम्परेरी लगती है, ठीक है, फिर उसके बाद सेमी परमानेंट है, फिर परमानेंट है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर तक जाती है। परमानेंट जो है वो 1 ईयर की है, 3 मंथ की भी परमानेंट। अच्छा, लेकिन इसमें आपको फिलिंग करवानी पड़ती है बार बार? जी नहीं, बार बार फिलिंग नहीं करवानी। अगर आपका कोई हेयर रिमूव हो गया है तो वो आप आते हैं, हम आपको रिटच करते हैं, रिफिल करते हैं। अच्छा, वो हो जाता है, जैसे नेल्स का वो होता है, आप करवा लेते हैं। जैसे हम नेल एक्सटेंशंस लगा रहे हैं तो उसमें भी इसी तरह ही जबरदस्त, मतलब कि वो दोबारा से वो हो जाता है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है जी, आपकी आईलैशेस जो ओरिजिनल है जो आपकी है वो गिरना शुरू हो जाती है। वो ऐसा होता है उन लोगों के साथ जो एहतियात से नहीं लगाते। अच्छा, इसकी कोई एहतियाती तदबीर भी है? यस, वो ये है कि जब आप लगा रही हैं तो आपके हेयर्स में बकायदा UVWX की शेप होती है। अच्छा, ठीक है। यस, हम वो शेप को देख के हम हेयर्स लगाते हैं और स्पेस देते हैं। अगर हम आपके ओरिजिनल हेयर के साथ अटैच करके आपको आर्टिफिशियल जो आप लगा रहे हो लैश वो लगाएंगे, एक्सटेंशन लगाएंगे, तो वो जब रिमूव होगी तो साथ आपकी अपनी लैश भी रिमूव। अच्छा, जिसको लगा रहे क्लाइंट ने क्या एहतियाती तदबीर को अपनाना है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका खास ख्याल रखना है? रोना नहीं है, मतलब मुंह वगैरह धो सकते हैं जी, बिल्कुल फेस वॉश कर सकती हैं। शुजाब 1 साल के लिए क्या मुंह ना धो रहे हैं, एक्सटेंशन लगवा लिया, क्या चाह रहे हैं? 24 और 42 आवर्स जो है ना, आप पानी ना लगने दें, उसके बाद आप जैसे मर्जी करना कि वो फिक्स हो जाए ना। ग्लू थोड़ा सा टाइम लेती है। अच्छा फरा, उसका भी तरीका कार है ना कि आप यूं करके फेस मत धोइए, थोड़ा सा ख्याल से करेंगे, यूं करें, पानी टच नहीं करें, आप स्पंज कर लें, आप वाइप्स यूज कर लें, टिश्यूज यूज कर लें, लेकिन ये कि पानी नहीं यूज करें। जैसे हम रिबॉन्ड करते हैं तो कम से कम 42 और 72 आवर्स का टाइम देते हैं कि आप पानी नहीं यूज करें बालों को, लेकिन उसके बाद नॉर्मल यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, इस बारे में मजीद बात करेंगे कि जो 1 ईयर वाली है उसकी कितनी देर तक वो आपको उसकी जरूरत पड़ती है कि रिफिल करवा सकते, दोबारा से लगवा सकते हैं। लेकिन साइमा का एक जबरदस्त टैलेंट हमारे सामने आया है, क्योंकि हम टैलेंट की बात कर रहे थे, हर शख्स में कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो साइमा शायरी बड़ी अच्छी करती है, हमें पता चला है। ऐसे ही है साइमा? तो मैं चाहूंगी कुछ सुना दीजिए, क्योंकि इससे पहले कि शुजा एक और शेर हमें सुना दे। मैं भी मुकाबले में सुनाऊंगा, मुकाबले में सुनाएंगे, बिल्कुल ऐसी मुकाबला चलेगा। लेडी फर्स्ट एक गजल सुना देती हूँ जो आपको डेडिकेट कर देती हूँ। वो रोशन आंखें वो गुलाबी होंठ ऐसे, वो रोशन आंखें वो गुलाबी होंठ ऐसे, हो चांद में सितारे जैसे। क्या बात। वो सरशार महजूज करती हंसी उसकी, वो सरशार महजूज करती हंसी उसकी, हो मुझ पे जब्त अपनी ही, हो मुझ पे आजमाइश अपने ही जब्त की जैसी। क्या बात। वो हथेलियां जो रखती है लम्ज़ ऐसा कि थाम ले वो तो आ जाए क़यामत जैसी। कान पे उसके स्याह एक तिल है ऐसे, कान पे उसके स्याह एक तिल है ऐसे कि खुदा ने खुद नजर से बचाया हो जैसे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। शुजा जी आपकी बारी है जी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात। सुना है रब्त है उसे खराब हालों से, ये बात है तो चलो खुद को बर्बाद करके देखते हैं। क्या सुना है बोले सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। क्या बात। अब उसके शहर में ठहरे के कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरे के कूच कर जाएं,
चलो फराज सितारे सफर के देखते हैं। क्या बात, जबरदस्त, वेरी नाइस जी, दोनों ने बहुत अच्छे सुना है। अब इसके मुकाबले भी कोई और चीज सुनाना चाह रही जी प्लीज। ये तो सारा दिन सुनी जाओ। मैं चाह रही हूँ अगर कंपटीशन स्टार्ट हुआ है फिर हम किसी मौके में तो जाए ना, कोई रिजल्ट तो हमारा नहीं, ना मुकाबला कभी भी ना इस चीज में मुकाबला नहीं होता, हर की अपनी टेस्ट है, चॉइस है। हाँ ठीक है, लेकिन हम कोई नहीं, ये मुकाबला नहीं है, मगर फिर भी तुम मुकाबला ही समझो। इसको ये बिल्कुल भी डर नहीं रहे, ये बस ऐसे कह रहे हैं ना। फिर भी आपने कमेंट्स करने हैं। हाँ जरूर कमेंट्स करने, ये बड़ा जरूरी है। इसको टैग करके, हाँ इसको टैग कर दीजिए। हम खड़े रहे वहाँ जहाँ तुम छोड़ गए थे, और तुम भूल गए वो राह जहाँ तुम छोड़ गए थे। वाह। कई बार कहा दिल ने क्यों ना हिजरत ही कर लें, कई बार कहा दिल ने क्यों ना हिजरत ही कर लें, पर अहदे वफा की खातिर हम वहीं खड़े रहे। कभी दिन में था अंधेरा, कभी रात थी तारीकी, तेरी जुस्तजू में जाना हम वहीं खड़े रहे, हम वहीं खड़े रहे। क्या बात है, क्या बात। अहदे वफा से याद आया, अहदे वफा से बड़ा क्या अहदे वफा, तेरी एक अदा के नाम किया सब अहदे वफा के नाम किया, सब अहदे वफा के नाम किया। एक शेर याद आ गया, कोई हंसे तो तुझे गम लगे हंसी ना लगे। ये थोड़ी शेर, ये दुआ भी है और बददुआ भी है, मिक्स है साथ साथ। कोई हंसे तो तुझे गम लगे हंसी ना लगे, कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी ना लगे। क्या बात है, क्या बात है जी। अब इसके, वो जिसे ख्वाबों तक थी रसाई हासिल, वो जिसे ख्वाबों तक थी रसाई हासिल, वो किसी और की ताबीरों में है अब शामिल। मैनू जिंदे जी मारन वालिए शाला तेरा पट्ठा बह जे। मैनू जिंदे जी मारन वालिए शाला तेरा पट्ठा बह जे, जिदे पीछे तू मैनू छड्या हो तेनू भैन कह जे। अच्छा एंड पे फैसलाबाद को ना टच दे दिया है। ये हमारे फैसलाबाद के एक बड़े मशहूर शायर है, बल्कि अभी वो वसी शाह साहब के शो में बैठते हैं, यासर अब्बास मलंगी जी। उनकी एक बड़ी अच्छी नज़म भी मुझे याद आ गई, सानू कंटिन्यूस धोखे लोकां नू पीसी विच ट्रीटां, सानू चाह लिखो के इट्स ओके। ते मुंह चोके ओने सानू तकिया ही नहीं, अख चोके ओने सानू तकिया ही नहीं, ਅਸੀਂ बैठे रहे मुंह धो के इट्स ओके। साडी पहली गलती ते पहला ही फा, साडी पहली गलती ते पहला ही फा, ते होरां नूं हज़ार मौके इट्स ओके, इट्स ओके। वेरी नाइस, ये बहुत मजे। एक और उनका मैं इस तरह उनके सुनाने लगूं बड़े अच्छे, वो ना थोड़ा मतलब पंजाबी में ज्यादा कहते हैं कि साडी कार दी फ्रंट सीट छड़ के बह गई है लोकल कोच ते, लानत तेरी सोच। डायरेक्ट हो गए वो अपने। हाँ जी, डायरेक्ट उनको कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, चली गई ना, चली गई, कुछ कमेंट नहीं किया ना उसने। इसके मुकाबले में कुछ है आपके पास? इसके मुकाबले नहीं, इनके मुकाबले में तो नहीं है। इट्स ओके, हाँ इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके जी। फरीद जी कुछ आप सुनाना चाहेंगे? कोई आप भी एक शेर में चाह रही हूँ कि अब शुरू हुआ, एक महफिल शुरू हुई है तो आप ही। मिलना था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, मिलना था इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था, वो इतनी दूर चला गया जितना करीब था। मैं उसे देखने को तरसती ही रह गई जिस शख्स की हथेली पे मेरा नसीब था। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। घर चल रहा था समुंदर करीब था, दफन कर दिया मुझे चांद के कफन में, मैं जिसे चाहती थी वो लड़का गरीब था। फरा में जीत कर भी यही सोचती रही जो हार गया वो खुश नसीब था। ये फरा आपने खुद से आपने लिखा है, बहुत देर पहले लिखा था। जबरदस्त, मतलब फरा में भी ये टैलेंट है, शायरी भी फरा करती हैं। फरा इसके अलावा करते थे, कुछ और भी होगा यकीनन लिखा होगा कुछ। नहीं बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। देखिए हमारे साथ आज हमारे इतने टैलेंटेड लोग हैं जो मतलब हर फील्ड में तो एक्सपर्ट है, लेकिन शायरी में भी कमाल है। क्या बात, शायरी बिल्कुल। एक शेर है बड़ा खूबसूरत, प्लीज। बात कर किरदार के बल पर, बात कर किरदार के बल पर, बोल मत दस्तार के बल पर। क्या बात है, क्या बात, बोल मत दस्तार के बल पर। क्या बात है। इसमें बड़ी बारीक बात है कि इसमें हम जो अपने आबा-ओ-अजदाद के सर पे हम इतराते हैं,
हम खुद कुछ नहीं होते। मेरा भरा SHO लगा, मेरा दादा सरपंच है, इस तरह बात कर किरदार के बल पर, क्या बोल मत दस्तार के बल। बहुत बड़ी बात है और एक बड़ा जबरदस्त एक मैसेज भी है इसमें। आप मैसेज कन्वे करें कि भाई जो आप खुद हैं उसके बलबूते पे बात कीजिए। शुजा से पूछना चाहूंगी, शुजा माशाल्लाह से बड़ी मेहनत की, जैसे आपने जिक्र भी किया, बताया भी हमें, एक टीचर के साथ कैसा एक रिलेशन रहा? क्योंकि उस्ताद जो सिंगिंग में उस्ताद होते हैं ना, थोड़े सख्त भी होते हैं, वो अपने शिगिर्द को सिखा के छोड़ते हैं, या तो वो शिगिर्द बनाते नहीं, बना रहे तो फिर आपको सिखा। कैसा रहा उनके साथ, अली अब्बास साहब के साथ? कैसा रहा नहीं, क्या अभी भी चल रहा है माशाल्लाह। अभी भी कैसा था? स्टार्ट वाला तो बड़ा एक मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं तकरीबन 7-8 महीने बिल्कुल कंटिन्यूसली साथ रहा अपने टीचर के, और उन्हीं के साथ रहना। उनको बहुत रेयर होता था कि वो बैठ के सिखाते थे, उनको चलते फिरते, लाइक अब कोई एक टाइम होता है ना कि आ जाओ भी सीखो कुछ, इस तरह नहीं होता था, क्योंकि वो बिजी पर्सनैलिटी है। उनको चलते फिरते देख के मैंने सीखा है। उनको मैंने स्टेज पे जब परफॉर्म करते थे मैंने तब देखा कि किस ऑडियंस के सामने क्या गाना चाहिए और किन मामलात में क्या करना चाहिए, रियाज कैसे करना है। उन्होंने मुझे चीजें बताई कुछ। फिर ये है कि उस्ताद ऐसी एक हस्ती होती है जिसके सामने आप कभी भी 100% हो भी नहीं सकते, ना ही वो आपको समझते हैं। बिल्कुल ऐसे वो चाह रहे होते हैं आप और आगे आओ, और आगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, या मुझे खुद भी फील होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने थोड़ी बहुत इज्जत बना दी है, नाम बना दी है, जहाँ जाते हैं लोग पहचानते हैं। मगर फिर भी अभी पिछले दिनों की बात है, कुछ दिन पहले जी मेरे टीचर ने मुझे बड़ी अच्छी क्लास ली। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से मीठा मीठा डांटा मुझे कि यू आर नॉट परफेक्ट, अभी परफेक्ट, अभी तुम कुछ भी नहीं है, अभी और मेहनत करो, अभी तुम सही नहीं गा रहे, मजा नहीं आ रहा। क्या बात। मैं 2-2 घंटे स्टेज पे परफॉर्म मजे का करके आता हूँ, अपनी तरफ से समझ रहा होता हूँ, मगर उस्ताद को लग रहा होता है कि नहीं अभी इसमें कमी है। वो इसलिए ताकि आप मजीद सीख सकें ना, आप में ये ना हो कि बस मैं तो परफेक्ट हो गया, मुझे जरूरत नहीं। और ये मैं अपने जो अभी न्यू कमर्स हैं, ये जो मुझसे जूनियर्स हैं, उनको सबको बताना चाहूंगा, प्लीज आप लोग मेहनत पे फोकस रखें, शॉर्टकट मत इस्तेमाल करें। कुछ लोग जो अभी न्यू आ रहे हैं उनके ये ख्वाब होते हैं कि जी हम रात को सोए सुबह उठे तो स्टार बने हो। मेहनत करें, मेहनत करने से ही आप कुछ बनते हैं, और मेहनत कभी ना छोड़ें। दूसरा जरा इसको थोड़ा एग्रेसिवली करें मेहनत। हाँ बिल्कुल, इस तरह करें कि लोगों नजर आना जी बिल्कुल नजर आना चाहिए। ये नहीं कि यार मुझसे तस्वीरें खिंचवाएं लोग, ऐसा ये आप सोच बाद में वक्त आता है जब लोग आ जाता है वक्त, क्योंकि अल्लाह कभी मेहनत रहेगा जाने ही नहीं। बिल्कुल। और इतनी खूबसूरत सी बात की तो खूबसूरत सा आपका गाना सुनेंगे, फिर साइमा से बात करेंगे इंशाल्लाह। बुलावे तावी चंगा लगदा है, भावे ना बुलावे तावी चंगा लगदा है। साथों दूर रावे भावे कोल रावे, साथों दूर रावे भावे कोल रावे, भावे ना बुलावे तावी चंगा लगदा है, भावे ना बुलावे तावी चंगा लगदा है, ओए बड़ा चंगा लगदा है। पल दी जुदाई दिल नहीं सहदा, माही तो वखरा छट नहीं रहंदा। पल दी जुदाई दिल नहीं सहदा, माही तो वखरा छट नहीं रहंदा। मुख ना दिखावे सानू ना सतावे, भावे ना बुलावे तावी चंगा लगदा है, भावे ना बुलावे तावी चंगा लगदा है, ओए बड़ा चंगा लगदा है। तेरे बाद
कुछ भी नहीं है मन साडी अज गल तू भी बाजो तेरे कुछ भी नहीं है दिल ने हो गल करनी तू प्यारा लगना है तू चंगा लगना है पावे बोल तू ना माही बोल गोहर ढोला जग तो सोना कमला बोला जग तो सोना गोहर ढोला जग तो सोना कमला भोला जग तो सोना भावे चन हसावे भावे चन रुलावे भावे ना बुलावे तावी चंगा लगदा है भावे ना बुलावे तावी चंगा लगदा है साथों दूर रावे भावे कोल रावे साथों दूर रावे भावे कोल रावे भावे ना बुलावे तावी चंगा लगदा है भावे ना बुलावे तावी चंगा लगदा है ओए बड़ा चंगा लगदा है वेरी नाइस जबरदस्त शुजा मैं चाहूंगी इस सॉन्ग के बारे में भी आप हमें बताएं कलाम फिर सराइकी पंजाबी हर तरह के गाने गाए जा रहे हैं आजकल असल में मेरा स्टाइल है सॉफ्ट रोमांटिक या सैड गाता हूँ मैं तो जब मैंने देखा कि यार ये इससे मुझे दाद तो मिल सकती है मुझे यहाँ से कमाई नहीं हो सकती मुझे मैं कमर्शियल सिंगर नहीं बन सकता मुझे लोग कॉन्सर्ट्स पे नहीं बुलाएंगे सिर्फ मैं बड़ी टीवी पे ही जा सकूंगा तो मुझे तो पैसे कमाने थे सो मैंने ट्रेंडिंग देखा ट्रेंडिंग स्टाइल सराइकी का तो मेरा पहले मैंने उसके लिए एक्सपीरियंस किया मेरा गाना था कहंदे ने लोग सियाने संगी चंगे ने पुराने वो काफ़ी अल्लाह मौला ने मुझे इज्जत दी उससे तो उससे मेरा सिस्टम चल पड़ा तो मैंने फिर देखा कि मैं अपना शौक 10 साल बाद भी पूरा कर सकता हूँ ठीक है साथ भी कर सकते हैं कोई एक आध गाना सो अभी जब मैंने जो पहला गाना गाया वो थोड़ा रोमांटिक था हाँ जी सो अभी इसलिए ये गाना मेरा अभी रिलीज इंशाल्लाह जल्दी हो रहा है लेकिन मेरे शो में तो देख लें माशाल्लाह जी आपके शो में गा दिया माशाल्लाह देख क्योंकि बावे ना बुलावे तावी चंगा लगे लेकिन गाना बहुत फिट है साइमा बड़ा मजा आ रहा था और जी बिल्कुल ये गाना आजकल वो एक सराइकी गाना बड़ा हिट हुआ है वतना दे बल्लो ये उन्होंने जो लिखा है गौहर ये उन्होंने ही लिखा है ये भी गाना बावे ना बुलावे बहुत अच्छे शायर हैं जंग साइड से और बहुत अच्छा लिखते हैं उन्होंने मेरा एक मेहंदी का गाना भी लिखा था इवन के मेहंदी के वो उस पर माशाल्लाह बड़े अच्छे व्यूज भी आए वो बहुत अच्छा अल्लाह ने उससे भी बड़ी इज्जत दी मेहंदी का गाना है वो जब मेहंदी का कोई मौका होगा फिर सुनाएंगे हाँ जरूर इंशाल्लाह मेहंदी का जब मौका होगा या यूट्यूब से सुन सकते हैं हाँ बिल्कुल ठीक हो गया लेकिन साइमा मैंने नोट किया आपको सराइकी गाने काफी हद तक याद है क्योंकि जैसे उन्होंने जिक्र किया आपने कहा फला गाना तो पसंद है म्यूजिक सराइकी म्यूजिक भी मुझे एक्चुअली गाने बिल्कुल भी याद नहीं होते बहुत मुश्किल होता है कि गाने याद हो अगर मुझे गाने का शौक बहुत है तो मैं जब फजूल गा रही होती हाँ मैं चाह रही हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ सुना दीजिए हमें पता है कि आप सिंगर नहीं है लेकिन चले फिर भी हाँ और मेरे घर वाले मुझे रोकते हैं वैसे गाने से मैं कहती हूँ जो मर्जी कर लो मैंने तो गाने ही गाने हैं अच्छा मुझे हॉबी के तौर पे हाँ मतलब एज अ प्रोफेशन नहीं है मुझे इससे फेम नहीं चाहिए लेकिन बस ऐसे जब दिल करता है मैं गाती हूँ तो आप प्लीज जरूर गाइए हम आपको मौका दे रहे हैं गाएं और शुजा पास बैठे हुए तो जाहिर है ज्यादा डर लग रहा है ना नहीं डर लग रहा है शुजा से नहीं अल्लाह माफ करे ऐसी बात नहीं है मुझसे डरने की जरूरत नहीं मैं भी तुम्हारे सामने देख लो किन्ना के गाना थोड़ा ही गाना चले जरूर मैं कौन सा गाना सुनाऊं अरे वाह वतना दे बल्लो अच्छा लिरिक्स मुझे उसकी ज्यादा नहीं आती लेकिन इसके साथ क्या वैसे ऐसे गा दीजिए कोई और गाना सुना दूं बिस्मिल्लाह जो भी आपका जो आपको अच्छा आता है और आप गुनगुनाती ज्यादा हैं जो आपको अच्छा लगता है वही हम तो सुन लेंगे भाई हम ये मैं सुना दूंगा कोई मसला नहीं हाँ साथ प्यार है या सजा मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे इम्तिहान ये प्यार
यार लिखे कैसी कैसी दास्तां या रब्बा, दे दे कोई जान भी अगर दिलबर को हो न, दिलबर को हो न कोई खबर। वाह वाह, आपको कौन रोकता है? घर वाले बहुत अच्छा करते हैं। और मैंने यहाँ से अंदाजा भी लगा लिया, आप जब आप ढोलक वगैरह बजाते हैं ना तो आप चम्मच बजाती हैं, पक्की बात है। ये जो आप साथ बजा रही थी ना, तो आप वो जिन जिन चिक्का चिक्का जिन जिन ढोलक बजा रही होती, बस वो देखा ना, मैंने यही आपके मुंह से सुना था। मैं अभी शुजा से मुझे लगा कि कहने लगा कि भाई क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं, ऐसे मुंह बना के बैठी थी कि जब ही कहेगा। नहीं, लेकिन मुझे याद आ गया था कि फैसलाबाद से आए हैं। नहीं, आपने माइंड नहीं करना, मैं तो जस्ट फन क्रिएट करने के लिए कर रहा हूँ। इन्होंने इतना मुश्किल गाना इतनी आसानी से गा लिया, ये मुश्किल गाना बहुत मुश्किल गाना है। तो इसके मुकाबले में शुजा कुछ सुनाने वाले हैं। वतना ते वल्लों दिल बहुदा से, वतना ते वल्लों दिल बहुदा से, संग ओ न मलो, संग ओ न मलो दिल बहुदा से, वतना ते वल्लों रूह बहु वे सड़ दे डूगी शाम वेले, रूह बहु वे सड़ दे डूगी शाम वेले, जद याद आवे हो जिंदगी दे मेले, हो जिंदगी दे मेले, चिट्ठी सुख दी घलोआ दिल बहुदा से, चिट्ठी सुख दी घलोआ दिल बहुदा से, संगियो न मलोआ दिल बहुदा से, वतना ते वल्लोआ तुसा इत्थे रोवो मैं उत्थे रोवा, तुसा इत्थे रोवो मैं उत्थे रोवा, सुबह शाम गोहर परामल खलोवा, सुबह शाम गोहर परामल खलोवा, अखियां नु ठलोआ दिल बहुदा से, अखियां नु ठलोआ दिल बहुदा से, संगियो न मलोआ, संगियो न मलोआ दिल बहुदा से, वतना ते वल्लोआ। इसी में ना एक बड़ा अच्छा है इसी कंपोजिशन में, वो मैं आजकल मुझे बड़ा पसंद है। बेदर्द ढोला इवे नहीं करीदा, बेदर्द ढोला इवे नहीं करीदा, बेदर्द ढोला, बस इवे नहीं करीदा यार। वेरी नाइस, खूबसूरत सी महफिल बन के साइमा भी साथ साथ उनका पूरी कोशिश करिए साथ देने की। अच्छा लग रहा है मुझे कि अगर पोइट्री है तो भी वेरी नाइस। आपको भी गाने का शौक है? नहीं सुनने का शौक है। कौन से पाकिस्तानी कौन से सिंगर सुनती हैं आप? पाकिस्तानी ज्यादातर मुझे इब्राहिम हक का बहुत पसंद है ना, भंगड़ा मतलब भंगड़ा भंगड़ा किंग है जनाब वो। क्या लास्ट टाइम मैंने आपके प्रोग्राम में वो जिए खान आए हुए थे, उनकी माशाल्लाह में एक नया उनका सॉन्ग आ गया है काला होंडा। हाँ ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। जिए खान जिन्होंने ISPR के लिए भी कुछ गाने गाए और वो उनके भी काफी अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं वापस अपने मेकअप पे आते हैं, क्योंकि साथ साथ पोइट्री और गाने भी चल रहे हैं। तो मेकअप की आप हमने बात बता दी, अब आपकी स्पेशलिटी जो आपके सैलून्स की है वो क्या है? क्योंकि मैंने बहुत सी ब्राइड को देखा मेहंदी बारात वलीमे पे एक जैसे हेयर डू ही लग रहे होते, मेकअप भी केक ही लग रहा होता है। ठीक है, ड्रेसेस चेंज होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो लुक्स है वो डिफरेंट नहीं लग रही होती। तो मैं चाहूंगी आप मुझे बताइए कि मेहंदी पे कैसा मेकअप होना चाहिए आपका? जीरो मेकअप, जीरो मेकअप होना चाहिए, बिल्कुल जीरो मेकअप। तो वो जो इतना शिमर लगा के और इतने बड़े बड़े सेट पहन के मेहंदी जिनकी हो रही होती है वो मेकअप तो आपका जीरो ना, ज्वेलरी एक अलग चीज आ जाती है। शिमर बहुत ज्यादा करते हैं जो साथ आगे बैठते हैं, यूज करते हैं, हाईलाइटर यूज थोड़ा थोड़ा मेकअप करते रहते हैं। ठीक है, मेकअप सारा उसमें होता है, लेकिन क्या होता है कि आपको ज्यादातर उसमें शिमर इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि आपका जो लहंगा ज्यादातर हमारा गोटा में और कुछ इस तरह से फैंसी ड्रेस में ज्यादा आ जाता है, तो वो थोड़ा सा शिमर। तो शिमर भी आपके जीरो मेकअप में आ जाता है? आ जाता है।
आ जाता है, लगा लीजिए, क्योंकि हाईलाइट तो आपने करना है ना। तो हेयर डू आपकी, तो फिर वलीमा और बारात पे कैसे आप डिफरेंट लगेंगे? अगर आपके शिमर मेहंदी पे भी है तो बारात पे भी आप शिमर अप्लाई करते हैं? ग्लिटर यूज होता है, देखिए डिपेंड करता है कि आपके इनके ड्रेस किस तरह के हैं। अब मेहंदी पे ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो ग्लिटर यूज बहुत हैवी कपड़े चल रहे हैं, बहुत ज्यादा, उसमें ज्यादा ग्लिटर यूज हो रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग देखते हैं कि भी आगे वलीमा पे भी अगर हैं या बारात पे भी हैं, समटाइम सब 3 दिन की ब्राइड की बुक होती है, ठीक है। फिर हम लोग 3 दिन डिफरेंट लुक निकालनी होती है, स्टाइलिंग चेंज करनी होती है, उसका मेकअप आई शेड्स उसके चेंज करने होते हैं, उसका आई मेकअप चेंज करना होता है, बहुत कुछ इसमें आ जाता है, ताकि मुझे पर्सनली हो जाता है। फरा जी, मुझे पर्सनली मेहंदी पे ना बहुत नो मेकअप ही अच्छा लगता है और फूल का जेवर ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो खूबसूरती है ना, बेशक आप जितना भी आपका वो आप चेंज हो गए, जितने भी डिजाइनर्स हैं, आई लव कि आप येलो कलर ही पहने, चूड़ी पजामा और लॉन्ग शर्ट और दुपट्टा और वो वाले फूल और लाइट सा लिप ग्लॉस या लाइट सा वो लगाए, वो बड़ा खूबसूरत आपकी लुक आता है ना, बहुत अच्छा टच, बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मेहंदी का जो फंक्शन है वो बारात और वलीमे से ज्यादा हैवी हो गया, पूरा झूमर लगाया होता है, और वो बहुत स्पेशल उसकी हैवी ज्वेलरी होती है कि वो आप बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा ठीक है। अगर आपने वो भी लगाना है तो फिर बारात और वलीमे पे बिल्कुल ना लगाइए, और अगर आप वो लगा रहे हैं तो मेकअप एटलीस्ट कम करवा लीजिए। बिल्कुल आप ज्वेलरी अगर पहनना चाह रहे हैं ना, क्योंकि वो हलीमा सुल्तान को भी तो हमने वो करना है ना, तो चलो खैर वो भी पहन लीजिए, उसके साथ साथ वो भी अच्छी बात है। फरा क्या सजेस्ट करती है, अगर फरा के पास कोई राय लेने आ जाए मेरी जैसी बंदी कि भाई बता दे मैं मेहंदी पे किस तरह का मेकअप और कपड़े पहनूं, तो आप सजेस्ट कर देती हैं कि ये ज्यादा अच्छा लगेगा? देखिए कपड़ों में अपनी चॉइस दो सबकी होती है, क्लाइंट्स अपनी मर्जी से कपड़ों की चॉइस करते हैं। ज्यादातर अब जो चल रहा है वो लहंगा में चल रहा है, शरारा में चल रहा है, लोग ज्यादातर मेहंदी पे ये चीज कर रहे हैं। अब जैसे कलर की बात आई थी तो बारात में मेजोरिटी रेड को छोड़ के अब रेड और स्किन का कॉम्बिनेशन, ये कंट्रास्ट बहुत ज्यादा आ गया है। वलीमा है तो उसमें ग्रे का बहुत ज्यादा, एप्पल ग्रीन का कलर बहुत ज्यादा इन हुआ है, तो इसमें ड्रेसेस में तो मेजोरिटी की अपनी चॉइस होती है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग मेकअप। अब तो फंक्शन ज्यादा हो गए ना, मिलाद का मेकअप भी है, वो एक फंक्शन हो गया हमारा, मुकलावा में बहुत हैवी फंक्शन हो रहे हैं। हमारे पास इतनी बुकिंग्स रही हैं मुकलावा की लास्ट ईयर, इस साल तो है हमारा सीजन सारा ऑफ गया है। हाँ बिल्कुल। तो इससे पहले से जब शादियों का बहुत ज्यादा सीजन था तो हमारे सैलून ऑफ हो गए थे, बुकिंग्स हुई नहीं, वेस्ट हुई थी। तो उसमें ये कि ज्यादातर मुकलावा के बहुत ज्यादा फंक्शंस की बुकिंग होती है, पूरी फैमिली की बुकिंग होती है। बिल्कुल सही हो गया, मतलब ये अपनी अपनी चॉइस भी होती है सैलून वाली या आपका मेकअप आर्टिस्ट कितना को आपको सजेस्ट कर सकता है, क्योंकि लोगों को आजकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, ट्यूटोरियल देख देख के आप खुद मेकअप आर्टिस्ट बन चुके हैं। यूज भी नहीं करना चाहिए, स्किन डैमेज होती है। देखें अब जैसे हम लोग, मेरे सैलून में ज्यादातर हाइड्रा का काम चल रहा है जी। स्किन के ऊपर थोड़ा सा मैं इस पे डिफाइन कर दूंगी कि स्किन, दूसरे फेशियल्स पहले बहुत ज्यादा इन थे, लोग हर तरह की जी वाइटनिंग हो रहा है, डबल वाइटनिंग हो रहा है, अब ज्यादातर प्रेफरेंस दी जाती है हाइड्रा फेशियल को। अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, बहुत अच्छा होता है, वो ज्यादा पोर्स नहीं ओपन हो जाते हैं, कुछ मिनिमाइज भी तो करते हैं ना। अच्छा उसको मिनिमाइज भी किया जाता है, उसको मिनिमाइज किया जाता है, उसमें थंबर यूज होता है। लेकिन फरा उसमें भी तो डिपेंड करता है ना कि आप सीरम कैसे यूज कर रहे हैं, अब हर सीरम पे डिपेंड करता है ना। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ मशीन रख दी और उससे करना शुरू कर दिया तो आपका फेशियल अच्छा होगा। देखना हाई फ्रीक्वेंसी भी तो यूज कर रहे हैं ना, उससे क्या उसके अपने आपके पोर्स को उसमें मिनिमाइज ही तो कर रहे हैं। तो एक्ने के लिए भी है आपका फेशियल? तो एक्ने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, फ्रेकल्स के लिए जो हमारे हर दूसरी बंदी को जो फ्रेकल्स का इशू आ रहा है वो भी इसी तरह मशीनों के साथ किए जाए, मशीनों के साथ भी करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐसी हैं जो वैसे भी फेशियल करें, लेकिन मैं ज्यादातर जो हमारा काम चल रहा है वो मशीनों से चल रहा है, वो ज्यादा फेशियल वो हाइड्रा चल रहा है। ठीक हो गया, उससे लोगों की ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। 1-2 सिटिंग में आपको जो अपना फेस जो है वो उसमें नजर आता है कि क्या डिफरेंस है। ठीक हो गया, और विदाउट साइड इफेक्ट। अच्छा उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जाहिर आपके हाथ ही टच नहीं करे तो एक मशीन से हो रहे हैं, हाँ जी, हर चीज को प्रॉपर तरीके से। अच्छा साइमा से पूछा चाहूंगी, माशाल्लाह ब्लॉगिंग भी करी है, दूसरे काम भी साथ साथ चल रहे हैं, अगर मैं पूछूं कि साइमा के माइंड में ऐसा क्या आया कि साइमा सोशल वर्क की तरफ आ गई, डिफरेंट एनजीओ के साथ मुंसलिक हो गई, क्योंकि आपके दिल में कोई अच्छा करने के लिए और दूसरों के लिए करने के लिए ना कुछ होता है, कोई ना कोई स्टोरी होती है, अगर स्टोरी ना हो ना तो कुछ ना कुछ आप देख रहे होते हो, किसी से इंप्रेस होते हो कि भाई मुझे भी इस तरह से काम करना है। तो साइमा किस तरह से आई इधर एनजीओ की तरफ और सोशल वर्क की तरफ? 2017 में मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें ये हुआ कि आई वाज ऑन बेड रेस्ट, और कुछ इस तरह की बातें, और आप जब घर पे रहते हैं तो डिप्रेशन होता है आपको, तो आई वाज इन सीवियर डिप्रेशन। ठीक है, और उसके बाद मुझे याद है कि 10 मई 2017 में मैंने फेसबुक के ऊपर एक कैंपेन देखी चल रही थी, ठीक है, एक एनजीओ की तरफ से जी, और शुरू से ऐसा ख्वाहिश तो थी कि कुछ करूं, लेकिन कभी प्लेटफॉर्म नहीं था मिला जी। तो मैंने फिर वो पेज देखा, उसके ऊपर पॉजिटिव पाकिस्तान के नाम से वो था, उसको ज्वाइन किया,
और फिर उनकी जितनी एक्टिविटीज़ रही उनके साथ काम करती रही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट एनजीओज हैं, कलर ऑफ ह्यूमैनिटी है और कार्य कमाल है, जो स्टूडेंट्स की एनजीओ, मतलब नॉट रजिस्टर्ड एनजीओ लेकिन स्टूडेंट्स की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मोर देन 105 फैमिलीज को हर महीने, ये तो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना तो बहुत से नए लोग आए हैं, लेकिन वो वैसे भी रेगुलरली कर रहे हैं। और पॉजिटिव पाकिस्तान है, हम लोग काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने जब लोगों को, मैंने एक दफ़ा सुना था किसी से बहुत पहले कि जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो ना तो आप लोगों के दर्द सुनना शुरू कर दें, आपको अपना दर्द ही नहीं लगेगा। बिल्कुल। और फिर वाकई ऐसे हुआ कि जब मैंने लोगों को सुनना शुरू किया, लोगों को सर्व करना शुरू किया, मुझे नहीं पता, मेरा डॉक्टर मतलब 6 मंथ मैं उसके पास जाती रही, तो वो मुझे कहते थे कि जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, ना मुझे उसकी बात की समझ आती थी ना उसको मेरी बात की समझ आती थी। और जब मैंने एनजीओ ज्वाइन की विदिन 2-3 मंथ्स, डॉक्टर वाज अमेज्ड कि हुआ क्या है, ये तुम में चेंज कैसे आया है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट लेटर ऑन आई फिगर इट आउट कि अच्छा वो इस वजह से, बिकॉज आई हैव सर्विंग पीपल, आई हैव स्टार्टेड सर्विंग पीपल, और अल्लाह ने फिर मुझे उसकी वजह से क्या बात। तो ये वैसे भी ये जो है नॉर्मली भी मैं ये नहीं कहती कि आप किसी एनजीओ के साथ हो या ना हो, लेकिन आप वही बात पहले वाली कि किसी को मुस्कुरा के देख लें तो सुन्नत है, और वही उसकी लिए एक अच्छी चीज भी है। और इस तरह आप लोगों को सुने, हमारे यहाँ पे इतनी कमी है लोगों को सुनने की, ठीक है। अब ये साइकेट्रिस्ट जो हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं, ये बहुत ट्रेंड चल गया है, हर घर में ये मसला है। बिल्कुल। तो उसके लिए ये है कि आप लोगों को सुने, अपने घर वालों को सुने, टाइम स्पेंड करें। लॉकडाउन का जो टाइम है उसमें लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आती हम क्या करें, और मैं कहती हूँ मेरे पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि घर वालों के साथ एक की बात सुन ली, दूसरी की सुन ली, किसी का मजाक मतलब आपस में बना लिया, कोई ऐसे शुगल कर लिया, तो आप करें घर वालों के साथ टाइम, और एटलीस्ट सबसे पहले घर से स्टार्ट करें, हर एक को सुने। हो सकता है आपका कोई बहन या भाई ऐसी किसी कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं पता। तो अच्छा साइमा, बड़ी अच्छी बात की आपने, मुझे बड़ी पसंद आई कि जब आप दूसरों को सुनना शुरू करते हैं ना तो आपको अपना दुख नहीं लगता, आपको लगता है कि बहुत दुख है दुनिया में। और दूसरी बात ये कि जो आप दूसरों को, अगर आप फाइनेंशियली किसी को सर्व नहीं कर रहे ना, पैसे नहीं दे पा रहे या किसी तरह भी, आप उनकी मुस्कुराहट की वजह बन जाए ना, वो भी सदका जारिया है कि आपकी वजह से एटलीस्ट वो मुस्कुरा तो रहे हैं ना, किसी को टेंशन, किसी को दुख आपकी वजह से तो नहीं हो रहा। तो ये भी एक सोशल वर्क ही है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा किसी को। मैंने तो फेसबुक के ऊपर जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उससे पहले भी था लेकिन लॉकडाउन में ज्यादा, मैंने तो बाकायदा ही लगाया, मेरा एक फेसबुक ग्रुप है तो बाकायदा ही लगाया कि अगर किसी ने इस लॉकडाउन के अंदर डिप्रेशन से बाहर आना है, एंटी डिप्रेशन, तो वो ग्रुप जो है सेकंड ऑप्शन जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे प्रोफेशनल हैं, सारे वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आप खुद कभी ट्राई कीजिएगा वहाँ पे आके कि अगर आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि 2 मिनट बिल्कुल रिलीफ चाहिए, तो आप उस ग्रुप में आए। आपको ऐसी ऐसी बातें, मजे की और ये चीजें, तो ये इस तरह नहीं होता कि आप कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम करें तो लोगों की खुशी की वजह बन सकती है। आप कोई छोटी सी बात कर दें, कोई ऐसी अपने ऊपर मजाक कर दें या कुछ भी कर दें पॉजिटिव वे में, तो लोग उससे जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। साइमा, प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रोग्राम के एंड पे मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने गुस्से में ये कर दिया या मैंने जो है वो उस वक्त मेरा पारा हाई था जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इखलाकियात और सब्र बर्दाश्त की जरूरत वहीं पे पड़ती है जब आप जो है गुस्से में होते हैं। अब खाने की टेबल पे या चाय की मेज पे तो कोई नहीं ना लड़ता या गुस्सा नहीं करता, तो गुस्सा और बर्दाश्त तभी होती है जब किसी ने कोई ऐसी गैर इखलाकी बात कही है और वहाँ पे आपको इखलाकियात अप्लाई करनी ही करनी है। बहुत शुक्रिया साइमा आपका, और बड़ा मजा आया आज आपके साथ। आप बहुत सी चीजें सीखने को भी आज हमें मिली है। शुजा, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के एंड पे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मुश्किल घड़ी में ज़रा साबित कदम रहें, अपने जो है वही पहली वाली बात, अपने सराउंडिंग्स में देखें कौन है नीडी, उनको आप सपोर्ट करें। और दूसरा, कभी भी घबराना नहीं है कि क्या हो जाएगा, जो होगा वो होके ही रहेगा। ज़िंदगी एक बार मिलेगी, उसको अच्छे तरीके से गुजारो ताकि पछतावा ना रह जाए, ताकि दिल में कोई ये ना रह जाए, काश वाला वर्ड ना रह जाए कि काश मैंने ये किया होता। तो इस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा अवेल करें। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है बिल गेट्स की, वो भी इसी तरह एक रियलिटी शो में बैठा बिल गेट्स, उससे होस्ट ने सवाल किया कि आप कैसे एक अमीर हो गए इतनी जल्दी, इतने अमीर कैसे हो गए? उसने जवाब नहीं दिया, उसने अपनी चेक बुक दी उसे कि इसमें अपनी मर्जी के अमाउंट लिखो। कहती है आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया, आप उसका जवाब दें। उसने 1 मिनट तक इंतज़ार किया, उसने चेक बुक वापस ली, उसने कहा बस यही फ़र्क है तुम में और मुझ में,
मैंने अपॉर्चुनिटीज अवेल की हैं, तुम्हें मैंने अपॉर्चुनिटी दी है, तुम अभी अवेल नहीं कर सके। अभी तुम होस्टिंग से तुम कितना पैसा, अभी तुम अरबोंपति हो जाना था, तुमने बिलियनियर हो जाना था, तुमने वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। तो अपॉर्चुनिटीज अवेल करें। बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच शुजा। हम प्रोग्राम के एंड पे आपका गाना भी सुनेंगे। फरा जी क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी मैं ये कहूँ कि घरों में रहें, खुश रहें, जिएं और जीने दें। बहुत शुक्रिया फरा आपका भी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना जाइए। एहतियाती तदाबीर जो हम आपको बार बार बताते हैं, आपको याद तो ज़रूर हो गई हैं लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो रहा है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। हैंड सैनिटाइज़र नहीं है अवेलेबल तो कोई मसला नहीं, साबुन का इस्तेमाल कीजिए, नीला पीला ग्रीन ऑरेंज जो भी किसी किस्म का भी आपके घर में साबुन है उसे हैंड वॉश कीजिए। हैंड सैनिटाइज़र उन लोगों के लिए जो घरों से बाहर हैं, जिनके पास पानी अवेलेबल नहीं है, तो हैंड सैनिटाइजर के ऐसा ना लो। हाँ जी और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। कहंदे ने लोग सियाने, संगी चंगे ने पुराने। कहंदे ने लोग सियाने, संगी चंगे ने पुराने। पावे करीब नहीं, माने नसीब से, जिए जवानी न माने। संगी चंगे ने पुराने। कहंदे ने लोग सियाने, संगी चंगे ने पुराने। नवे नवे ना यार रखवे, ढोला तू साडे वल तकवे। नवे नवे ना यार रखवे, ढोला तू साडे वल तकवे। पहला तू प्यार साडा, तू है दिलदार साडा, जाने तू पावे या ना जाने। संगी चंगे ने पुराने, कहंदे ने लोग सियाने, संगी चंगे ने पुराने। दूरियां पाके दिल तोड़ना, साडे वल्लों तू मुख मोड़ना। दूरियां पाके दिल तोड़ना, साडे वल्लों तू मुख मोड़ना। रो रो के तरले पाइए, दिल दा तन्हान सुनाइए, तू ना बेदर्द पहचाने। संगी चंगे ने पुराने, कहंदे ने लोग सियाने, संगी चंगे ने पुराने। तेरे बिन साडा कोई होर नहीं, दिल ते भी चले कोई जोर नहीं। तेरे बिन साडा कोई होर नहीं, दिल ते भी चले कोई जोर नहीं। आबद ना छड्डी सानू, तू है बस दिल दा जानू, मलना तो दूर ठिकाने। संगी चंगे ने पुराने, कहंदे ने लोग सियाने, संगी चंगे ने